वेलकम प्रोटीन्स, वेलकम टू क्लास 8। अब आप 8 क्लास में आ चुके हैं और साइंस का जो ये नया सिलेबस हमारे सामने है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो पहला चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप बस वीडियो का एंड तक देख लो तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं इस चैप्टर को, हाईलाइटर लेकर के पानी पी के बैठ जाओ यहाँ पूरे क्लास 8th में। उससे आगे भी मैं आपको साइंस फिर में पढ़ा के दूंगा NCERT, तो टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोई क्रियाकलाप वगैरह होगा, वो सब कुछ हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समझ गया? मतलब एक कंप्लीट पैकेज है, हलवा बना के देंगे, बिना चबाए निकल जाना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म अवकाश में पहले अंबुजा अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसा कि खुरपी, दराती, बेलचा वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है खेत में पाया जाता है। ग्रीष्मकालीन अवकाश हमारा भी होने वाला है, हम भी जाके देख आएंगे। और क्या बूझो यहाँ पर जानना चाहता है कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। अगर आप गांव से हैं तो वैसे भी आपको पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं अगर आपको नहीं भी पता है तो, क्योंकि अभी इस चैप्टर में हम यही सब कुछ देखने वाले हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को जो है भोजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, सजीव मर जाएंगे भैया, हमारे बेसिक नीड में से एक है, बुनियादी ज़रूरत है, भौतिक आवश्यकता है, आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, पेड़ पौधे बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। कैसे? पेड़ पौधे के पास एक प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया होती है, हरित लवक होता है। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन कैसे प्रकार से संश्लेषित करते हैं? हाँ, याद है भाई कि पेड़ पौधे ज़मीन से पानी लेते हैं, है ना, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूरज का प्रकाश लेते हैं, और पत्ते में उनके पास हरित लवक यानी क्लोरोफिल होता है, और मिला करके वहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वो ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। इस तरह वो जो ग्लूकोज होता है वो खाना होता है, ऐसे बनाते हैं। क्लियर? अच्छा, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। हम लोग पका लेते हैं, बनाते नहीं हैं, क्योंकि चावल तो बना हुआ मिला पेड़ पौधे से ना, हमने सिर्फ उसको उबाल लिया भैया अपने स्वाद अनुसार। तो जो जंतुओं का जो भोजन का स्रोत है वो क्या है? ठीक, हम लोग जानते हैं कि भोजन का स्रोत हमारे 2 प्रकार का होता है, ये भी नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एक स्रोत जो पौधों से होता है, और एक स्रोत जो कि हमें किसी जानवर से मिलता है कि नहीं, खाने का। हम भोजन प्राय ग्रहण ही क्यों करते हैं? पहला सवाल तो ये है कि भाई खाना क्यों खा रहे? ठीक है, खाना कहाँ से मिलता है बाद में, लेकिन खाना खा क्यों रहे हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है। खाना हम लोग इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, क्योंकि हमें खाना क्या देता है? ऊर्जा देता है, और ऊर्जा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हम कोई भी काम करते हैं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे बैठे हुए, ये सब कुछ ऊर्जा के साथ ही हो रहा है, और वो ऊर्जा क्या होता है? हमें भोजन से मिल रहा होता है। क्या आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं? देखो, हमने भोजन लिया, उसको एक प्रोसेस समझ लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे कि पाचन का प्रोसेस है, हमारे बॉडी में होता है, श्वसन का प्रोसेस है, सांस लेना शामिल है उसमें, उत्सर्जन का प्रोसेस है, गंदगी निकालना हमारे बॉडी से। ये सब कुछ जो हमारे बॉडी में हो रहा है ना, हर वक्त हो रहा है। अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि आप कोई गंदगी निकाल रहे हैं, बट सच तो यह है कि आपका किडनी अभी भी फिल्टर करने में लगा हुआ आपके बॉडी के वाटर को। तो ये सब प्रोसेस हमेशा होता रहता है, और ये सब कुछ करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक चीज़ कह दिया। ऊपर जो सवाल क्या था कि हमें कहाँ से भोजन मिलता है, तो बता रहा है कि हम क्या करते हैं। यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि हम अपना भोजन, है ना, पौधों अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। आप ये जो है यहाँ से यहाँ तक भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि भोजन जो है हम इसीलिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा पौधों का और जंतुओं का जो एज अ स्रोत यूज़ करना होता है भोजन के लिए, वो आपको पता होगा थोड़ा बहुत, कि जैसे अंडा, गोश्त, मछली, ये सब किसी जानवर से मिलता है कि नहीं, दूध। लेकिन मान लीजिए कि फल, फ्रूट, सब्जी, दाल, है ना, चावल, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? किसी प्लांट से मिलता है। तो कोई होता है शाकाहारी, तो वो मान लीजिए सिर्फ प्लांट सोर्स ले लेगा, और कोई है मांसाहारी, तो वो सिर्फ आपको मान लीजिए क्या कि एनिमल सोर्स ले लेगा। लेकिन कोई दोनों खाता है, सर्वाहारी है जैसा कि मैं हूँ, तो दोनों खाते हैं। तो कुल मिलाकर के बात है कि जो हमारा जो स्रोत है भोजन का, वो पौधे भी हैं और जंतु भी हैं। बूझो के दिमाग में फिर से सवाल आ रहा है, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? मतलब हमें भोजन को सही तरीके से उपजाऊ कराने की ज़रूरत है। मान लीजिए पहले ज़माने में मेरे दादा लोग जो थे, वो लोग अच्छा खासा खेती करके भी साल भर का अनाज नहीं उगा पाते थे, भूखमरी थी। मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं। मेरे दादा लोग, मेरे अब्बा लोग बताते हैं कि भैया उनके पास ठीक ठाक खेत था, बट अनाज ही इतना नहीं होता था कि साल भर उससे चल सके। बड़ी मुश्किल से वो कुछ 2-4 महीने गुजार पाते थे अपने खेत के अनाज से। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास उतनी ज़मीन है भी नहीं, कम ही ज़मीन है ना। बाबू हिलस नहीं उठा, बेटा हिलस ना, स्टैंड चौके हिलस में, मतलब कैमरा ये है, एक बार चेक कर लीजिए।
तो उस टाइम पे इतनी जो है खेती उर्वरक उतना बढ़िया नहीं हो रहा था, खेती लोग नहीं जानते थे कि किस तरीके से कैसे क्या उगाया जाए जिससे अच्छा हो, उन्नत हो। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स है, रिसर्चेज है, हमारे पास अच्छे बीज हैं, हमारे पास ज्ञान देने के लिए लोग हैं जो हमें बता सकते हैं कि भाई कैसे क्या खेती किया जाए तो अच्छे से अच्छा हो। तो वही यहाँ पर वो जो सवाल आपको जहन में डालने की कोशिश की गई है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इतने सारे लोगों के लिए खाना कैसे मुहैया करा सकते हैं। तो अच्छे तरीके से खेती करके सही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा उपजाऊ कर सकते हैं और सभी को भोजन पहुंचा सकते हैं। वही वजह है कि आज हमारे पास कम भी खेत है लेकिन हमारे पास इतना अनाज हो जाता है कि हम आराम से, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ कि हम लोग अनाज बेचना पड़ता है और हमारे दादे को उससे कम खेत, उससे ज़्यादा खेत में जो है साल भर का खाना भी नहीं होता था। अब यहाँ पर जो है पहले पूछ रही है कि भोजन के बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है, जवाब दे रही है, पूछ नहीं रही है, जवाब दे रही है। पूछोगा कि कैसे हम लोग जो है इतने सारे लोगों को खाना पहुँचाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को उपजाना पड़ेगा। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर 3 चीज़ कहा गया है, क्या कि पहली बात तो आपको नियमित उत्पादन करना है, कि उत्पादन भी सही तरीके से सही टाइम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा साल भर में 6 महीना खेती हो रहा है, 6 महीना खेत खाली पड़ा है। उचित प्रबंधन, जो सिस्टम है वो सही होना चाहिए, सिस्टम सही होगा तो खेती अच्छी होगी। और वितरण भी आवश्यक है कि चीज़ें यहाँ से वहाँ पहुँचनी चाहिए। यहाँ जब चावल ज़्यादा होता है तो बाकी देश में भी चावल की जगह पहुँचना चाहिए यहाँ से, और वहाँ कहीं गेहूँ होता है तो वहाँ से यहाँ आना चाहिए, कहीं कोई फल होता है तो वो भी यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर कोई फल सब्जी होता है तो यहाँ से भी जाना चाहिए। तो उचित वितरण भी ज़रूरी है ताकि पूरे देश में एक रूपता लाई जा सके और सभी को खाना मुहैया हो। अब हम लोग यहाँ पर उसी चीज़ के लिए कि कैसे भैया ये बेहतर होगा, हम लोग पढ़ेंगे कृषि पद्धतियों के बारे में कि किस तरीके से लोग कृषि करते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व जो है मनुष्य घूमते थे, मतलब घूमते तुमते शिकार उकार करते थे। वह एक स्थान से दूसरा स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। मतलब मिला जुला करके, ग्रुप बना करके, एक खानदान एक परिवार, भैया कहीं यहाँ रह लिया कुछ दिन, वहाँ खाने पीने का जो मिला ठीक है। अगर लग रहा है क्या कि नहीं यहाँ जो है खाना पीना बढ़िया नहीं हो पा रहा हम लोगों का व्यवस्था, तो वहाँ से भाई कुछ थोड़ा सामान वामान लेके उठ के चल दिया, सब पूरे खानदान ने सेटे लेकर के फिर कहीं और जाके रहने लगा जहाँ पर उसको मिल जाए अपना भोजन और आवास, वहाँ पे वो रहते थे और फिर टिकते नहीं थे, फिर निकल पड़ते थे, घुमंतु थे। वह कच्चे फल और सब्जियाँ खाते थे। उन्हें भोजन के लिए जंतुओं को शिकार करना प्रारंभ किया। हाँ, भोजन के लिए उन्होंने क्या करना, शिकार शुरू किया। शिकार भी एक टाइम के बाद ही शुरू हुआ होगा। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, है ना, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। पहले तो उन्होंने चलो शिकार उकार करा, फिर खेती वेती भी उन लोगों ने शुरू करी। जब देखा कि भैया ये चीज़ें खाने में अच्छा लग रहा है और इसको हम लोग उगा भी सकते हैं एक टाइम पे, तो उन लोगों ने पता नहीं कहाँ से ये शुरू हुआ एग्जैक्टली, ये तो कहना मुश्किल है, बट हाँ खेती वेती उधर से ही शुरू हुई, घुमंतु लोगों ने ही शुरू करा जो हमारे पूर्वज थे। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार खेती की शुरुआत हुई जो हम आज यहाँ पर बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कह रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधे, यहाँ पर देखो खेती का डेफिनेशन है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या फसल क्या हो गया कि एक ही किस्म का, अगर गेहूँ है तो बहुत बड़े जगह पर आप गेहूँ ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कहीं से 2-4 गेहूँ निकला है ना, तो हम जाके बोल दिए कि गेहूँ की खेती हो रही है, नहीं, बल्कि लोग है ना प्लानिंग करके बड़े लेवल पर, है ना, कोई एक ही किस्म का जो है उगा रहा है ना, चाहे फल हो, सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। अपने मन से कहीं 2-4 तो गेहूं निकल गया तो वो गेहूं का फसल नहीं हुआ, बल्कि गेहूं का फसल तब होगा कि जब एक बड़े पैमाने पर सिर्फ गेहूं ही लगाया गया हो। अब आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न होता है, अन्न में आता है आपको जैसे चावल, गेहूँ, मकई, ये सब अन्न में आ जाता है। सब्जियां आप जानते ही हैं, हरी सब्जी जितने भी हैं, आलू वगैरह भी है। उसके अलावा फल ये सब कह रहा है कि फसल के प्रकार हैं, कि कोई बहुत बड़े लेवल पे अन्न ही उपजाए, जैसे कि हमारे इधर अभी मकई का टाइम है, गेहूं का टाइम है, बहुत बड़े लेवल पे कोई सब्जी ही उगाए, ऐसा भी हो सकता है, या कोई बहुत बड़े लेवल पर फल, हमारे इधर जैसे केले की खेती होती है, तो वो भी क्या हो गया सर, फसल हो गया। अब कह रहा जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, फसल 2-3 प्रकार के यहाँ पर देखा, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बांट सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। कैसे, कि किस मौसम में ये उगाए जाते हैं उस हिसाब से। जैसे कह रहा भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के क्या होते हैं सर, फसलें उगाई जाती हैं। हम जानते हैं इंडिया के अंदर कहीं पे अभी क्या ठंडी है, ठंडी तो नहीं लेकिन फिर भी ठंडी जैसा है, कश्मीर के अंदर अभी भी अगर अच्छा मौसम है। वहीं पर आप केरल वगैरह तरफ चले जाओ तो आपको साल भर लगभग एक नॉर्मल मौसम देखने को मिलता है, बट हमारे इधर अभी गर्मी है।
तो कहने का मतलब है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर अलग अलग किस्म के हवा पानी है, तो उस हिसाब से अलग अलग किस्म के फसल भी होते हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। 2 प्रकार से हम बांटते हैं। क्या? नंबर 1 खरीफ फसल। फसल को हम मेनली 2 तरह से बांटते हैं, है ना। उनमें से एक हो गया खरीफ फसल और एक हो गया रबी फसल। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले उसी के बारे में। तो खरीफ फसल क्या है? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। वर्षा ऋतु मतलब अब शुरू होने वाला है। अभी चल रहा है आपको मई, है ना, अप्रैल मई चल रहा है अभी। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त इधर से शुरू होगा। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। वर्षा ऋतु यहाँ सामान्यतः कब से होती है? जून से सितंबर तक, और इस बीच गर्मी भी होती है, याद रखिएगा आप। तो आप कह सकते हैं खरीफ फसल गर्मी में उगाया जाने वाला फसल। खरीफ किस में? गर्मी में उगाया जाने वाला फसल। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा इस बात को। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में इस बारे में, खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल के उदाहरण दीजिए। तो धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली, कपास, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण हैं। तो आपसे एग्जाम में ये सब उदाहरण पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। और कब से कब तक? तो जून से सितंबर तक, खास करके जो गर्मी का टाइम है, वर्षा का टाइम है, उसमें ये खरीफ फसल उगाए जाते हैं। मतलब उगाया जो फसल जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं, ये कह लीजिए आप। उसके बाद हमारा दूसरा जो टाइप है वो क्या हमारे पास? रबी फसल। रबी फसल के बारे में कह रहा है कि शीत ऋतु यानी ठंडी में आप कह सकते हो, अक्टूबर से मार्च तक। कहाँ? अक्टूबर से मार्च तक। ठीक, जैसे कि ये फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर, सरसों, आलसी, रबी वगैरह। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि खरीफ गर्मी में और रबी ठंडी में, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। और आपको उदाहरण याद रखना है कि कौन से फसल किस टाइप में आते हैं। जैसे कि रबी फसल में आता है आपको गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलसी, रबी वगैरह। अब गेहूं जो है अगर ये ठंडी में होता है, आप चाहेंगे कि इसको हम गर्मी में उगाएं, तो भैया ढंग से ना हो पाएगा, ये गर्मी में ढंग से ना हो पाएगा। ऐसे अगर आप मटर या चना उगाना चाहेंगे गर्मी में, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस तरह के पानी, उस तरह के टेम्परेचर की इसको ज़रूरत नहीं है। जबकि जो आपको गर्मी वाला है, जैसे धान का आया था, धान, मक्का, सोयाबीन, आप इसको ठंडी में नहीं उगा सकते, है ना। वर्षा में इसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, वर्षा ही इसको पूरा कर पाएगा। इसके अलावा कई स्थान पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। अच्छा, ये तो हो गया मोटा मोटी फसल की बात करा था, लेकिन मान लीजिए इसके अलावा, है ना, दाल भी है ना, सब्जी भी है, ये सब भी उगाया जाता है बीच बीच में। तो कहने का मतलब है कि उसके बारे में अभी नहीं दिया एग्जाम्पल में, है ना, लेकिन वो भी आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं 2 मौसमों में होता है। अभी अगर सब्जी की बात करें, जैसे अब शुरू हो गया आपको गर्मी, है ना, तो अभी आपको भिंडी मिल जाएगा। भिंडी के अलावा अभी आपको परवल मिल जाएगा, है ना, घेरा मिल जाएगा। आलू तो खैर चलो हो चुका है पहले ही, बरसात से पहले आलू हो जाता है, ठंडी में होता है आलू। लेकिन तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ पर सब्जी की बात अभी नहीं की गई है। अब आया कि आधारित फसल पद्धतियाँ। नॉर्मली जो फसल करते हैं वो किस नियम पे करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। आधारित फसल पद्धति, आधारित मतलब आधार, बेस नॉर्मल, सबसे कॉमन वाला। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? ठंडी में धान क्यों नहीं उगाते? क्या रीज़न है? इसका जवाब भी नीचे दिया जा रहा है। देखिए क्या कह रही है ये, कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसके केवल वर्षा ऋतु में ही उगाना जो है ज़्यादा अच्छा है। अगर आप देखो, वैसे आज के टाइम पे कोई भी फसल कोई भी टाइम पे उगाया जा सकता है, साइंस इतनी तरक्की कर ली है। लेकिन नेचुरली जो है, नॉर्मली जो है, जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि वर्षा के अधिक आवश्यकता की वजह से धान को जो है गर्मी में उगाया जाता है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। क्या सारे काम हैं, क्या सारे प्रोसेस हैं। फसल ऐसे नहीं हो जाता, स्टेप हैं बहुत सारे, अभी पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनके उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। अगर आप खेत नहीं भी जाते हैं, नहीं भी खेती करते हैं, फिर भी आप सपोज़ करिए कि घर में कोई फूल लगाते हैं, एलोवेरा का पौधा लगाते हैं, तो भी आप थोड़ा बहुत जो प्रोसेस करते हैं, कहीं ना कहीं वैसा ही प्रोसेस है जो किसान बड़े लेवल पे करता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। अब कृषि पद्धतियों के बारे में यहाँ पर दिया है। पद्धति मतलब आप नियम करो ना कि इस तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पर इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका हेडिंग क्या है? कृषि पद्धतियाँ। इसका हेडिंग क्या है? कृषि पद्धतियाँ। मतलब कौन कौन से स्टेप हैं जिसके यूज़ से जो है कृषि की जाती है। अरे ठीक है, तो पहला है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले किसान क्या करते हैं बच्चों? मिट्टी तैयार करते हैं खेती के लिए। उसके अलावा बुआई है,
बीज बोते हैं, फिर खाद वगैरह डालते हैं, सिंचाई करते हैं, खरपतवार से जो है सुरक्षा करते हैं। खरपतवार मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि घास वास निकल जाता है खेत में, उससे सुरक्षा करते हैं। कटाई करते हैं जब पक जाता है तो, फिर भंडारण करते हैं। उस कटे हुए फसल को एक ही बार में तो नहीं खा लेंगे, एक ही दिन में, फिर उसको स्टोर करते हैं अलग अलग तरीके से। पूरा ये जो आपको 7 स्टेप दिया गया है, ये कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। और कृषि पद्धतियों का अब डिटेल आएगा, जैसे कि पहला है मिट्टी तैयार करना, तो पहले हम मिट्टी तैयार करना पढ़ेंगे, फिर बुआई पढ़ेंगे, खाद एवं उर्वरक छिड़कना, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं बच्चों, कह रहा फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। जाहिर सी बात है, आप ऐसे ही जाइएगा कहीं पे छिड़क दीजिएगा तो नहीं हो जाएगा। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोल बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। पलटना तो आप समझ गए कि चलो भाई नीचे वाला मिट्टी ऊपर, लेकिन पोल बनाना का मतलब होता है भुरभुरा टाइप का बनाना, हल्का बनाना कह सकते हैं आप। मिट्टी को ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा कर देना कि बीच में हवा वगैरह जा सके, पानी वगैरह जा सके। अब यहाँ पर कह रहा है इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती हैं। अब हल्की होंगी मिट्टी तो क्या होगा सर, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि मिट्टी तैयार करना क्या शामिल है, तो किसी मिट्टी को पलटना तथा इसे पोल बनाना, है ना। ये आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए कि मिट्टी तैयार करने का मतलब ये है। उसके अलावा ये क्यों ज़रूरी है, तो इससे क्या होता है कि जो है जड़ें नीचे तक जा सकती है, इससे जड़ें भूमि के गहराई तक जा सकती हैं। पोल मिट्टी में गहराई में जैसे जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। अब जाहिर सी बात है, मिट्टी जब हल्का होगा, मिट्टी के बीच में स्पेस होगा, तो जड़ क्या होगा सर, जड़ उसमें ट्रैवल कर सकेगा। इसी तरीके से बीच में हवा रहेगा तो वो सांस भी ले सकेगा। आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे अपने जड़ से भी सांस लेते हैं बच्चों, अपने तना से भी सांस लेते हैं, अपने पत्ते से भी सांस लेते हैं। हमारे तरह उनका फिक्स जो है 2 छेद नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों के जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब है कि भैया पोली मिट्टी के बीच में क्या होता है, हवा फंसा हुआ रहता है। वैसे जवाब यहाँ पर दिया भी है कि पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है। आप जानते हैं कि हल्की मिट्टी में केंचुआ वगैरह भी अंदर जा सकेगा। केंचुआ कृमि एक तरह का कीड़ा होता है, ज़मीन में पाया जाता है, जो गांव से देखे ही होंगे। वो कीड़ा मिट्टी के अंदर जाता है, लंबा लंबा सा चलता है, बारिश वगैरह में रोड पे आ जाता है वो वाला कीड़ा। तो वो मिट्टी के अंदर जाता है, मिट्टी को और वो मिट्टी खाता है, वो मिट्टी भुरभुरा कर देता है। ये जीव किसानों के मित्र हैं। जाहिर सी बात है, मिट्टी को हल्का करना, मिट्टी को और अच्छा बनाना, खेती के लिए और उपयोगी बनाना, अगर ये काम एक कीड़ा कर पा रहा है तो किसान के लिए अच्छा हुआ ना। इसीलिए उसको किसान के मित्र कहे जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोल करता है तथा ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस बनाने का मतलब है कि उसमें जब वो सड़ गल जाता है, वो कीड़े मकोड़े, तो वो जो होते हैं मिट्टी में खाद वगैरह ले आते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोल करना क्यों आवश्यक है, अब इसके बारे में आप जो है पहले ही सोच सकते हैं कि मिट्टी को पलटना और पोल करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि मिट्टी का जो खास करके जो इम्पोर्टेंट पार्ट सब है, जो पौधे को चाहिए होता है, वो ऊपर के हिस्से में ही होता है। तो अगर हम पलट देते तो वो नीचे भी जाता है, जिसकी वजह से जड़ वगैरह को जो खाद पदार्थ, मिनरल, खनिज वगैरह चाहिए होता है, वो पेड़ पौधे की मिट्टी से उसको नीचे से भी मिल रहा होता है, इसीलिए आवश्यक है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये सब कुछ कहाँ होता है, मिट्टी में पाए जाते हैं, पता होगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, मरा हुआ पेड़ पौधा भी क्या होता है, मिट्टी में पाया जाता है। अब कह रहा है क्या, पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। जाहिर सी बात है कि जब मिट्टी में ये सब सड़ जाते हैं, कौन, पेड़ पौधा या जंतु जब सड़ जाते हैं, मिट्टी मिल जाते हैं, तो वो सड़ने के बाद उससे खाद बनता है ना। इस प्रक्रिया में मृत जीव में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं, सड़ करके मिट्टी में फिर मिल जाता है। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और वापस से पेड़ पौधा क्या करता है, अपने जड़ों द्वारा पानी की सहायता से क्या करता है, उस आवश्यक पदार्थ को, पोषक पदार्थ को जो कि मिट्टी में मिल चुका है ना, उसको खींच लेता है और वापस से खाना वाना बनाने में उपयोग करता है। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। अब यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रहा, क्यों पेड़ पौधे को मिट्टी को पलटना क्यों ज़रूरी है, इसका जवाब यहाँ मिल रहा है। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर के मिट्टी ही में पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोल करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और इसे उन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है, मान लीजिए इतना मिट्टी है, अब मिट्टी का जड़ है, मान लीजिए यहीं तक आ रहा है, सपोज करिए यहीं तक आ रहा है, जड़ ऊपर तक। अब धानेवान है, धानवान के जो होता है गुच्छेदार जड़ होता है, नीचे तक ज़्यादा जाता नहीं, इतना सा तो जड़ जाता है उसका। धानवान का जड़ नीचे ज़्यादा नीचे नहीं जाता, इतना ही जाता होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अब नीचे में जो खाद्य पदार्थ है, जो पोषक पदार्थ है, जो नीचे हैं, उसका जड़ वहाँ तक जा ही नहीं रहा, तो क्या वो जड़ से उसको अवशोषित कर सकेगा, नहीं।
तो मान लीजिए जब हम इसको मिट्टी को उलट पुलट कर देते हैं, ऊपर के नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं नीचे का भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट सब है वो भी ऊपर आ जाता है। ऊपर का अगर मान लीजिए कि मिनरल कम हो गया वो भी नीचे चले जाता है। कुल मिलाकर के उलट पुलट करने से फिर से बैलेंस हो जाता है ना। जैसा सब्जी उब्जी नहीं करते घर पे, खा रहे होते फिर एक बार मिला उला देते हैं कि शुरू हो रहा भाई चारों तरफ से सही से मिल जाए, कुछ वैसा ही कह लो, है ना। यहाँ पर भी हो रहा होता है। यहाँ पर कह रहा आता मिट्टी को, है ना, मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोल करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो जो मैंने अंडरलाइन करवाया, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिट्टी को पोल करना क्यों ज़रूरी है, तो आप यहाँ तक 2-4 लाइन लिख दीजिएगा कि इससे क्या होते हैं सर, जो नीचे के भी उर्वरक वाले अच्छे मिट्टी जो है ऊपर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है पेड़ पौधा अवशोषित कर पाता है और उपयोग कर पाता है, वरना नीचे वाला काम ही नहीं आएगा। मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोल करने के प्रक्रिया को जुताई कहलाती है, प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जोतना कहते हैं इसको, खेत जोतना कहते हैं, है ना। खेत जोतने का यही मतलब है कि मिट्टी को ऊपर नीचे करना, मिट्टी को हल्का करना, मिट्टी को भुरभुरा करना, मिट्टी तैयार करने का जो प्रोसेस है ना वो क्या है, जोताई है। ठीक है। वैसे गांव के लोग बहुत अच्छे से ये सब कुछ देखते हैं, इसे हल चला करके करते हैं। ये जो हल होता है ये लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। अब हल जो होते हैं लोहे से बने हुए हो सकते हैं, लकड़ी से बने हो सकते हैं। आज के टाइम पे तो लकड़ी वाला का अता पता नहीं है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। हमारे इधर की मिट्टी तो उतनी सूखी नहीं होती कि पानी देने की आवश्यकता पड़े, बट कह रहा है कि अगर वैसा है, बहुत मिट्टी जो है क्या है, हाँ हार्ड है, सूखा है, तो वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ती है सर, पानी देने की आवश्यकता होती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इन्हें एक है ना पाटल की सहायता से तोड़ने की आवश्यकता होती है। बड़ा बड़ा ढेला जो होता है वो फिर हमारे खेती में काम नहीं आएगा, उसको तोड़ने की आवश्यकता होती है, छोटा छोटा करने की आवश्यकता होती है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है, यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। पाटल एक तरह का समतल बनाने के लिए होता है। और आज के टाइम पे भाई साहब मैं एक बात बताऊं, है ना, चलो थोड़ा साउंड का इधर उधर सही, लेकिन हवा मुझे चाहिए ऐसा लग रहा है ना। आज के टाइम पे मैं इतना कहूँगा कि ये सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अलग अलग आजकल आ गया है हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी कि हम वो होता है ना, लगा दिए इस पर ट्रैक्टर में, वो एक ही साथ उलट पुलट भी दे रहा, मिट्टी को छोटा भी कर दे रहा, उसको समतल भी कर दे रहा, मतलब एक ही बार में सब हो जाता है भाई, आपको पता होगा, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि खाद भी पहले डालते हैं, हम लोग भी डालते हैं। जैसे खाद करें, मकई खेती करते टाइम में पहले थोड़ा खाद भी छिड़क देते हैं। उससे क्या होता है, जब मान लीजिए क्या कि ट्रैक्टर चलता है ना, तो मिट्टी में पूरा अच्छे से खाद मिल जाता है। और जैसे खेत वाला खाद होता है, खेत कह रहे हम लोग जो खाद गोबर वोबर वाला खाद होता है खरीद के लाते हैं, अगर वो खाद तो खास करके ज़मीन तैयार करने से पहले उसको छिड़क देते हैं। जब वो हल वल चलता है तो पूरे में अच्छे से मिट्टी से मिल जाता है। चलो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि औजार। अब कृषि औजार के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे कि अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। ठीक, हल, कोदाली, है ना, कल्टीवेटर। अच्छा, ये कल्टीवेटर अभी वाला है ना, मॉडर्न वाला। इसमें भैया कुछ ज़रूरत नहीं है, एक ही में सब हो जाता है। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं, जिसमें से हम लोग पहले हल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत पुराना जो है, क्या बोलते हैं इसको, बहुत पुराना औजार है बच्चों। ठीक है, हल क्या बहुत पुराना औजार है। कह रहा है कि प्राचीन, है ना, काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद एवं उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। बहुत पुराने टाइम से ही लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिससे बैलों के जोड़ी अथवा अन्य पशु यानी घोड़ा या ऊँट के सहायता से भी खींचा जाता है। अब ये बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इस हल की बात कर रहा है। ये फोटो में देख रहे हो आप, ये जो नीचे लगा हुआ ये हल है ना। ये पूरा सिस्टम कह रहा है कि इस तरीके से हमने भी ये देखा है अपने गांव तरफ, आज भी होता है हमारे इधर, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता, बट कम हो गया। अब छोटे मोटे लेवल पे कहीं कहीं पे होता है, और पहाड़ वहाड़ पे आज भी होता है ज़्यादातर। ठीक है, इससे लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, फाल होता है। ये देखो, ये वाला पत्ती होता है जहाँ पर फाल, इसको कहा जाता है फाल, लोहे का होता है ना, उसको लकड़ी में सेट किया जाता है। स्पेशली ये वाले पत्ती पार्ट को फाल कहा जाता है। यहाँ पर ये पूरे ही को फाल कहा गया है, एक ही बात है, जो कह लो आप। ये देखो, फाल नीचे होता है, जिससे कि मिट्टी वो लोहे का बना रहता है, उसी से क्या होता है, तिकोना होता है, तो उसमें क्या होता है, खुरचने का काम होता है। अब यहाँ पर कह रहा है इसमें लोहे का मजबूत तिकोनी पत्ते होते हैं, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। हल का मेन हिस्सा जो किसान पकड़ के रखता है, देखो ये हल को ऐसा पकड़ के रखता है, ऐसे ऐसे जोतता है, अपने हिसाब से लेके घुमाता है। ठीक है, तो वो वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं हल शेफ्ट। ये वाला हिस्सा, ये देखो, यही मेन हिस्सा होता है, इसमें इधर फंसा रहता है ये ऐसे,
मतलब इस वाले हिस्से में बांध देते हैं, ये वाला लकड़ी बांध देते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पे बांध देते हैं। उसको हल शेफ्ट कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे पर जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैल के गर्दन के ऊपर रखा जाता है। देखो एक ऐसा जुड़ा हुआ और एक इसके हाथ में भी होगा, यहाँ से, है ना, यहाँ पे एक होगा जो इसके हाथ में भी होगा, किसान के हाथ में भी यहाँ से होगा। एक तो हो गया बैल के गर्दन पे, है ना, एक होता है यहाँ से और एक बड़ा हुआ रहता है, एक होता है किसान के हाथ में जिससे वो कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जो बैलों के गर्दन पर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे का हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रही है। अब लोग ये वाला जो इस्तेमाल है ना वो भाई कर रहे थे एक टाइम तक, मैंने कहा ना, अब ये बहुत कम हो गया। हमारे एरिया में तो बहुत कम हो गया है। वो अलग बात है कि अभी भी कुछ लोग छोटे छोटे जगह पे जहाँ पर ट्रैक्टर ले जाना थोड़ा मुश्किल है वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और पहाड़ पे चूँकि ट्रैक्टर हर जगह नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ पर लोग जो है इसका इस्तेमाल आज भी कर रहे होते हैं बड़े मात्रा में। ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड हैं पहाड़ी तो मैं उनसे सुनता हूँ। अब यहाँ पर कह रहा है कुदाली। कुदाली भी एक तरह का हथियार औजार है, लेकिन हमारा जो घर पे कुदाली आमतौर पर होता है ना, ये वो कुदाली की बात नहीं कर रहा बच्चों, ये थोड़ा अलग कुदाली है। फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँ पहले, ठीक है, ये वाला देखो, इस कुदाली की बात कर रहा है। ये ऐसा होता है क्या कुदाली हमारे यहाँ पे? ऐसा नहीं होता, हालांकि थोड़ा ऐसा ही होता, लेकिन इसमें पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। ये कुदाली खेती में ना वो बहुत काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। घर हमारे इधर मेरे गाँव में ऐसे कुदाली का इस्तेमाल नहीं होता जहाँ तक मुझे मालूम है। कह रहा है कि ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोल करने के लिए किया जाता है। सिंपल सा है, गाय भैंस नहीं चाहिए, क्या से पता चाहिए भी, देखते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, खरपतवार निकालने, यानी जो एक्स्ट्रा घास वास निकल जाता है ना। अब मान लो आपने बोया है धान और निकल रहा है घास, तो घास चाहिए क्या? घास आप अलग से काट कूट दोगे ना, तो उसके लिए इस्तेमाल करता है। वैसे हम लोग जो कुदाली का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी इसका यही काम होता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके सिरे पर लोहे के चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है। ठीक है, यहाँ पर वही बात है, ये देखो ये लोहा का ये वाला मुड़ी प्लेट होती है। ये हम लोग इधर जो कुदाली इस्तेमाल होता है वो भी ऐसा ही होता है, लेकिन बाकी डिज़ाइन ऐसा नहीं होता है। इसमें हैंडल वैंडल पता नहीं किधर से दे रखा है, खींचने का दे रखा है इधर से जोत के लिए, है ना, जो ब्लेड की तरह कार्य करता है। ये ब्लेड की तरह कार्य करता है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा, अच्छा ये भी पशु द्वारा ही खींचा जाता है, इसलिए मैंने कहा था रुको अभी। तो मेरे गांव में इसका इस्तेमाल मैंने नहीं देखा है, क्या पता ये कहाँ इस्तेमाल होता है, आपके उधर होता है क्या, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो है कल्टीवेटर। आज के टाइम पे कल्टीवेटर इस्तेमाल होता है वैसे वाला। इसके अलावा एक दूसरा वाला आता है ना घूमने वाला, आजकल वो इस्तेमाल होता है, इससे बेटर है वो। ये वाला पहले इस्तेमाल करते हैं बड़ा वाला ढेला बनाने के लिए, ठीक है, थोड़ा, और वो जो है बाद में ढेला को छोटा करने के लिए और समतल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कल्टीवेटर के बारे में, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। किसकी बचत? श्रम की भी, श्रम मतलब मेहनत की भी बचत हो गई और समय की भी बचत हो गई। मान लीजिए कि अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगा, है ना, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल आज के टाइम पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। खेत में जो है किसान इसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते बैल वैल का। बुआई और ये ऊपर का सारा प्रोसेस जो अलग अलग टाइम पे करेंगे, बहुत टाइम लगेगा भाई। 2 कट्ठा हल जोतने में बैल से हमको लगता है कम से कम लगेगा 5 घंटे 4 घंटे, 2 कट्ठा की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक कल्टीवेटर से वही 2 कट्ठा जोतने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, चलो 5 मिनट लगेगा, ठीक है, से खूब भाई आराम से करेगा 10 मिनट लगेगा। ठीक है, तो 5 घंटा और 10 मिनट, देख रहे हो कितना का फ़र्क है। ऊपर से मेहनत, भाई बैल को खिलाओ, बैल थक रहा वो अलग, आदमी थक रहा वो अलग, धूप ये वो, और जबकि इसमें कुछ नहीं यार, पेट्रोल डालो। अब बुआई के फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोएंगे ही नहीं तो काटेंगे क्या, है ना। तो कुल मिलाकर के बात है कि बहुत महत्वपूर्ण चरण है, और कहा सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो हमारे पास पद्धतियाँ हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है, तो आप जवाब दीजिएगा बुआई। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज वाले बीजों का प्राथमिकता देते हैं। जाहिर सी बात है, हम ही लोग जब मकई करते हैं ना बच्चों, तो हम लोग जाते हैं मकई करने से पहले हम लोग जाते हैं कहाँ, दुकान में, और हम लोग अलग अलग देखते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के बीजों को देखते हैं, कौन सा वाला ज़्यादा बीज अच्छा है, कौन सा ज़्यादा चल रहा है आजकल। ये भाई लाइट मेरा चुभ क्यों रहा है आज बहुत ज़्यादा मेरे आँख में, कम करता हूँ। अरे हाँ अब ठीक है, ठीक है, तो जाते हैं। अब थोड़ा शैडो आ रहा है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हम लोग अच्छा वाला, किसान क्या करते हैं, अच्छा वाला बीज जो है चुनते हैं, जिससे क्या हो, बिल्कुल भी हमारा जो एक भी बीज है वो बर्बाद ना हो, जहाँ भी जो बीज पड़े वो निकले पौधा बने, इसका जो है ख्याल रखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग भी जाते हैं अच्छा वाला बीज खरीदने के लिए।
और वहाँ मिलता है 1500 रुपया पैकेट बीज, 2000 रुपये पैकेट बीज, 2500 रुपये पैकेट बीज, 4000 रुपये पैकेट बीज। भाई उतना ही वो क्वांटिटी 5 ही किलो का पैकेट मकई का वो 1500 में मिल जाएगा, है ना, वो 5000 में मिलेगा। ठीक है, तो क्वालिटी होती है। तो बीजों का चयन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने की कुछ बीज एक बर्तन में रख करके उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। जाहिर सी बात है, आप भी अगर कोई बीज पानी में डालोगे तो कुछ तैरने लगता है। उसके पीछे रीज़न है, वो जो बीज है ना, वो बीज बेसिकली अंदर से खोखला हो चुका है, वो खराब है, वो हल्का हो चुका है, इसलिए वो ऊपर आ गया पानी के, है ना, यही रीज़न है ना। यहाँ पर कह रहा है एक बीकर लो, एक क्रियाकलाप दिया है कि आप भी एक बीकर लो, उसमें क्या करो, पानी भरिए, आप कोई भी एक मिनट गेहूँ या फिर कोई और जो है आपके पास जो बीज है वो डाल के थोड़ा उसमें हिलाइए। कुछ समय के बाद आप थोड़ा देखिएगा कि क्या कोई बैठ गया, क्या कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करने के लिए कहा जा रहा है। क्या कुछ समय बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वो हल्के हैं या भारी हैं, जो बैठ गया है वो भारी है। जाहिर सी बात है, आपसे पूछा जा रहा है। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि यहाँ पर आप चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो बीज क्षतिग्रस्त हो गया है ना, जो बीज अच्छा नहीं है वो हल्के होते हैं, जिसकी वजह से खोखले होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, और वो बीज ऊपर तैरता रहता है पानी में। अगर उसको आप भिगाते हैं तो उस तरह के बीज से नया पौधा नहीं निकल सकता, और अगर निकला भी तो वो हेल्दी नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि अगर आपसे कहा जाएगा बीजों का चयन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि खोखले बीजों को हटा देंगे और जो शुद्ध और स्वच्छ बीज है उसको हम लगाएंगे। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि है पानी में डुबाना। पानी में डुबा के आप अलग कर सकते हैं। अगर कोई बीज खराब है तो उसको अलग कर सकते हैं। बुआई से पहले बीज बोने के औजार के बारे में जानना आवश्यक है। देखिए, बीज बोने के लिए कौन कौन से औजार का इस्तेमाल होता है। बुआई तो ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने अभी पढ़ा कि जो और सब खेत को तैयार करना, बुआई करना, खरपतवार निकालना, ये सब क्या है, पद्धति है, ये सब स्टेप है। लेकिन बुआई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बुआई करने के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं औजार, तो पहला है परंपरागत औजार। ये पहले ज़माने में ऐसे बनाते थे लोग, किससे, लकड़ी वकड़ी से। इस रूप में बीजों की बुआई इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप आकार का होता है। यहाँ पर ये देखो, ये कीप एक लगा रहता है ना, और इसमें ऐसे जा करके ये बीज जाता है इससे। अब यहाँ पर कह रहा है बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है। 2-3 पाइप लगा रहता है। यह सिरे मिट्टी में भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। मिट्टी खोद खोद करके वहाँ पे डाल देते हैं, मिट्टी हटा हटा करके बीज इससे डालते हैं। हमारे इधर तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जहाँ तक मुझे याद है। हम लोग खुरपी से करते हैं, या आजकल मिट्टी बहुत नरम हो जाता है कल्टीवेटर से, और फिर उसके बाद हाथ से ही डायरेक्ट ऐसे ऐसे जो है डाल के चले जाते हैं। चाइना वाले जो कर रहे हैं यार, हमारे इंडिया से कम 50 साल आगे है वो जो खेती कर रहे हैं, आई थिंक। ठीक है, बीज बोने का परंपरागत तरीका है ये। आज के टाइम पे ये लो भैया, ये आ चुका है, इसको सीड ड्रिल मशीन कहते हैं, है ना। ये मशीन आ चुका है आज के टाइम पे। इसमें क्या होता है कि ऐसा सिस्टम बना हुआ, बीज रख दिए, एक एक बीज अपना बराबर दूरी पे ये अपने आप बढ़िया से गाड़ देगा। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा जो होता है संचालित किया जाता है। इसका उपयोग होता है, इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। क्योंकि ये मशीन है तो इसमें जो नाप तोल है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है। ठीक है, एकदम बराबर दूरी पे जो है बीजों को गाड़ते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। जाहिर सी बात है, इसमें ऐसा सिस्टम बना हुआ रहता है ना, कि बीज फिर बुआई के बाद फिर ढक भी जाता है। मतलब ऐसा बनाया ही गया है इसको कि मिट्टी को काट करके उसके ऊपर से ये ढक भी देगा और बो भी देगा, एक ही साथ दोनों काम कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय एवं श्रम दोनों, इसमें फिर से वही बात होगी कि इसमें जो है ना कि अच्छा है, सॉरी, ढकना क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। अगर हम लोग के इधर भी ऐसा होता है कि भाई पक्षी खा लेते हैं यार, अगर बीज छिड़क के आते हैं, अगर नहीं ढका रहता है ना, बहुत सारा बीज ऊपर रहता है ना, तो चिड़िया सब खा लेता है। तो उससे बचने के लिए बीज को ढकना भी इंपॉर्टेंट है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने में समय एवं श्रम दोनों का बचत होता है। जाहिर सी बात है भाई, आदमी अगर हाथ से करेगा, हम ही लोग जैसे करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है उसमें। अगर सीड ड्रिल से करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। अब जवाब है कि सीड ड्रिल से तब करते क्यों नहीं है, जवाब है कि हमारे इधर सीड ड्रिल मशीन है ही नहीं है। बैगन, मेरे विद्यालय के समीप एक पौधाशाला है, गार्डन है, नर्सरी है। मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखा जाता है। वो इस प्रकार क्यों रखा जाता है, छोटे छोटे थैले में रखा जाता है, एक ही जगह इसलिए रखा जाता है कि सही रूप में उसको खाद वाद मिले, इसलिए। अब यहाँ पर कहा गया क्या, धान जैसे कुछ पौधों को बीजों के पहले पौधशाला में उगाया जाता है। जैसे हम लोग भी धान को पहले पौधशाला में ही उगाते हैं, अभी उगाएंगे, अब टाइम हो गया।
पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर दिया जाता है। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्प पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। ठीक है, फूल तो नर्सरी में उगाए जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं पता है, धान वान के खेत को ना पहले बीज को अपने ही खेत में थोड़े ही कोने पे क्या करते हैं, छिड़कते हैं थोड़ा ही जगह पे, और उसके बाद फिर उसको हाथ से उखाड़ उखाड़ के तब फिर पूरा खेत तैयार करके फिर उसको लगाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब धान को आप छिड़किएगा तो धान तो बहुत घना होकर निकलेगा, एकदम सट सट के निकलेगा, लेकिन उतना सट सट करके वो थोड़े ना वृद्धि करेगा, नहीं करेगा। तो अगर आप उसको उखाड़ करके फिर एक एक पीस को अलग अलग करके लगाइएगा, तब क्या होगा कि धान जो है वहाँ पे मोटाएगा, उसका बीट बनेगा, अपना अलग पौधा और निकलेगा, है ना, बहुत सारा ब्रांच करेगा वो। और फिर उसके बाद आपको जो अलग अलग डिस्टेंस पे जो पौधा होगा तो उसके हिसाब से जो पानी या खाद्य पदार्थ जो उसको ज़मीन से मिलने वाला वो भी अच्छा खासा मिलेगा। तो हम लोग इसीलिए करते हैं। आप कहेंगे तो धान पहले ही क्यों नहीं कर देते, जवाब यह है कि धान एक एक करके ऐसे लगाना, थोड़ा धान एक एक करके बीच के लगाना मुश्किल है ना, हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा भाई। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वही बात क्या आ गया कि पौधा अगर एकदम सड़ा सड़ा रहेगा तो भाई नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसमें बीच में, है ना, आप कह रहा है क्या, इससे है ना पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक, जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अगर बीच में दूरी सही रहेगी तब मिल पाए। हम लोग जैसा अभी ये लगाते हैं, मकई लगाते हैं, मकई हम लोग कम से कम एक बित की दूरी, कम से कम एक बित की दूरी, उससे ज़्यादा दूरी पे लगाते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे को। फिर इधर उधर जो है मान लीजिए क्या कि अगर ऐसे एक लाइन है यहाँ पर एक एक बित की दूरी पे लगाते हैं अगर मान लीजिए, है ना, फिर इधर इधर जो है ये दूसरा लाइन जो होगा इसके बीच में एक एक फीट की दूरी रखते हैं, 1 फीट की दूरी रखते हैं भाई। ठीक है, तो एक अच्छा खासा डिस्टेंस बना के लगाते हैं ताकि उनको ज़मीन से भी मिनरल मिल सके सभी पौधे को, और हवा वगैरह पानी वगैरह भी सही से मिल सके। एकदम सड़ा सड़ा के लगा देंगे नहीं होगा खेती बढ़िया। ठीक है, कह रहा है क्या, अधिक घने पानी से रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल करके हटा भी दिया जाता है। क्या दफ़ा ये हम लोग मकई में करते भी हैं। मकई हम लोग लगाने के बाद एक मरतबा कभी कभी ऐसे अब्बा लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए खेत में, अगर देखते हैं कोई कि ये ज़्यादा घना हो गया उसको निकाल के फेंक देते हैं कि भैया ज़्यादा घना होगा तो वैसे भी खेती अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास टॉपिक है खाद एवं उर्वरक मिलाना। क्या है, खाद एवं उर्वरक मिलाना। कह रहा है कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। आप इसको क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, पोषक स्तर। जाहिर सी बात है मिट्टी क्या करता है, पोषण करता है बीज का, पौधे का। बीज और पौधा ग्रो कैसे होता है, मिट्टी से ही ना होता है। तो अपने आवश्यक की सारी चीज़ें वो कहाँ से लेता है, मिट्टी से ही लेता है। लेकिन जब मिट्टी से वो लगातार लेगा तो क्या कम नहीं हो जाएगा मिट्टी में, जाहिर सी बात है कम होगा। तो उसको फिर से हम लोग छिड़क करके हम लोग क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो मिट्टी में पदार्थ, वो पदार्थ जो मिट्टी में पोषक बनाए रखते हैं स्तर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ है, खाद अलग है उर्वरक अलग है, अभी पढ़ेंगे, अंडरलाइन कर लीजिए इतना, है ना। दोनों काम सेम है लेकिन चीज़ अलग है। देखो यहाँ पर बूझो फिर से कुछ सोचने लग गया, पता नहीं क्या सोच रहा है। मैंने एक खेत में उगाने वाले स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं। जाहिर सी बात है भैया कि जो पौधे को अच्छे से सूर्य का प्रकाश मिलता है, पानी मिलता है, खाद्य एवं पोषक पदार्थ मिलता है, वो पौधा अच्छे से ग्रो होता है। जबकि उसी की जगह पर अगर कोई पौधा है जिसको पानी, हवा, सूरज की रोशनी सही से नहीं मिल पाती है, खाद वगैरह सही से नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर वो अच्छे से ग्रो नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि फसल मिट्टी को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये मिट्टी ही क्या करता है, फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करता है। फसल क्या था याद है, शुरू में हमने पढ़ा था कि अगर एक ही किस्म के पौधे को बड़े लेवल पर उगाया जाए तो उसको फसल कहते हैं। ये पोषक पौधों को वृद्धि करने के लिए आवश्यक होती है। कौन सा, ये जो पोषक पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है, विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, मिनरल्स हो गया, है ना, पोटास हो गया, यूरिया हो गया। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, यानी पूरे साल ही फसल जो है खेत में होता है। ऐसा नहीं है कि बीच में खाली पड़ा है खेत। अक्सर हमारे इधर तो खाली नहीं होता, पता नहीं कहीं और होता हो। अब यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, है ना, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा। वही बात हो गई ना भाई कि खेत में हमेशा कोई ना कोई पौधा लिए जा रहा है तो उधर कम नहीं हो जाएगा मिट्टी में, मिट्टी से ले रहा ना। कह रहा फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। वही बात कह रहा है, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा ये वाला कि फसलों को लगातार उठाने से क्या होता है, कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए अलग से खाद मिला देते हैं। और ये खाद कहाँ से आता है, ये परिक्रम खाद देना कहलाता है। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। खाद जो हम लोग देते हैं, मिलाते हैं, उसको खाद देना कहते हैं, है ना। और ये खाद कहाँ से आता है, तो ये जानवरों के अपशिष्ट से, पेड़ पौधों के अपशिष्ट से आता है। जो गोबर वगैरह होता है या पेड़ पौधा छिलका, जो भी सड़ने वाली चीज़ें सड़ करके जो बनती हैं, उसको हम लोग खाद कह सकते हैं। जीव भी हो सकता है, पौधे भी हो सकते हैं। अब इंसान जानबूझ के जीवों को सड़ा के तो नहीं डालेगा, लेकिन डाल भी सकता वैसे। लेकिन हम लोग जो आमतौर पर हमारे इधर खाद देखते हैं वो कैसा होता है, गोबर या
पौधे के पत्ते वत्ते से बना होता है। ठीक है। खाद एक कार्बनिक, देखो आप खाद के बारे में कह रहा है, क्या है खाद? एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। वही चीज़ कह दिया। खाद कहाँ से प्राप्त होता है? तो पौधों जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। याद रखिएगा इस बात को। ये एक जैविक पदार्थ है। जैविक पदार्थ वह पदार्थ होता है जो किसी जीव से मिलता है, चाहे वो पेड़ पौधा, चाहे वो पेड़ पौधा, चाहे वो जानवर हो। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले छोड़ देते हैं। हम लोग कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके घर से जो वेस्ट निकला सब्जी उब्जी का है, उसमें पैर मत लगाना, ठीक है। सब्जी उब्जी का है जो वेस्ट निकला, उससे क्या होगा सर? उससे हम लोग उसको निकाल करके चाहे तो सड़ा सकते हैं गड्ढा उड्ढा में, और फिर उससे भी खाद बना सकते हैं। हमारे घर पे भी जो अपशिष्ट निकलता है उससे भी हम बना सकते हैं, और जानवरों का गोबर से खास करके बनाया जाता है। कह रहा है कि उसको वो सड़ने के लिए छोड़ते हैं, अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है। जाहिर सी बात है, सड़ाएगा कौन? बैक्टीरिया वगैरह। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। सड़ने के बाद वो खाद बनता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के बारे में पढ़ चुके होंगे। मैंने तो पढ़ाया है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये बताओ। ठीक है, बिल्कुल मैंने क्लास 6 में पढ़ाया है, वीडियो अवेलेबल भी है ना NCERT को। मैंने लाइन बाय लाइन क्लास 6 का पूरा पढ़ा रखा है, 7th का पूरा पढ़ा रखा है, 8, 9, 10 भी पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या आपने पढ़ा है? यस, वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है? लाल लाल कलर का केचुआ सब होता है, वो डाला जाता है, और वो क्या करता है, पूरा एकदम जो भी खाना वाना जो आपने कचरा वचरा डाला है ना, वो खा जाता है, और खाने के बाद फिर वो सड़ जाता है और मिट्टी बन जाता है। मतलब वो जो केचुआ जो खाया था ना, वही सड़ जाता है, फिर मिट्टी बन जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है, मूंग अथवा चने का कुछ लेना है आपने, उन्हें अंकुरित कीजिए। अंकुरित करने का मतलब समझते हैं? पानी में भिगा के रखिएगा एक दिन, उसके बाद निकाल के किसी कपड़े में रख दीजिएगा लटका के, तो वो अंकुरित हो जाएगा। वो जो भूजा वूजा में नहीं डालते वैसा, जैसे ये चना है ना, तो यहाँ पर इसका जो अंकुर यहाँ पर निकल जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है इनमें से एक ही आकार वाले 3 है ना नवोद्भिद छांट लीजिए। भाई जिसमें बराबर निकला हो है ना पौधा, उसको आप 3 ठो ले लीजिए। नवोद्भिद मतलब नया पौधा वाला जो अभी नया निकला है। अब 3 को गिलास ले लीजिए, जिसमें से एक का नाम A, एक का नाम B, एक का नाम C रख दीजिए। अब गिलास कुछ भी आप ले सकते हैं। A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर के इसमें थोड़ी सी गोबर का खाद मिलाइए। मतलब 3 ठो गिलास आपके पास, 3 ठो गिलास है। पहला वाला में क्या करना है सर? गोबर खाद मिलाना है, मिट्टी लेना है तीनों में। ठीक है, 3 ठो आपने चना का मान लीजिए पौधा लिया है, पहला वाला में आपको क्या करना है सर? गोबर का खाद मिलाना है। ठीक, पहला वाला में गोबर मिला दिया। ठीक, दूसरा वाला में आपने क्या करना है सर? यूरिया मिलाना है B में, और तीसरा वाला में आपने कुछ भी नहीं मिलाना है। पहला वाला में A में है आपने गोबर मिलाना है, ठीक है। दूसरा वाला में आपने यूरिया मिलाना है, ठीक है, B में, और तीसरा वाला में आपने C में कुछ नहीं मिलाना है। सिर्फ दोनों में सब में चना का बीज डाल देना, थोड़ा सा बराबर पानी डाल देना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब में पानी डाल देना है, इतना आपको करना है। उसके बाद आपको 7 से 10 दिन के बाद उनकी वृद्धि को नोट करना है कि भैया कौन पौधा ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। ये देखो आपने यहाँ पर तीनों पौधा लिया हुआ, फोटो भी दे दिया है। A में आप देख रहे हैं वृद्धि हुआ ठीक ठाक, B में ज़्यादा हुआ और C में बहुत कम। A में क्या था? गोबर वाला खाद था। B में क्या था? यूरिया था। C में क्या था? C में कुछ भी नहीं दिया हुआ था। इस तरीके से हम साफ फ़र्क देख सकते हैं कि जब आप खाद का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे आपका फसल बढ़ता है और कैसे ज़्यादा अच्छा होता है। अब कह रहा है क्या तीनों गिलास के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? जवाब है बिल्कुल नहीं। 21 गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है बीच वाले B में, क्योंकि उसमें यूरिया डाला गया था। किस गिलास में पौधे की वृद्धि सबसे कम है? अधिक है B में। बेहतर है मतलब A और B दोनों में बेहतर है, लेकिन सबसे अधिक B में है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ वो है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कहा गया, खाद के बारे में तो ऊपर बोल दिया था। अब कह रहा उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक किसे कहते हैं? एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल है, जिसमें पोषक तत्व जो है होता है। वे खाद से कैसे भिन्न है? खाद जो होता है बेसिकली वो होता है अपशिष्ट से मिलता है, जैविक होता है, और जो उर्वरक होता है वो जैविक नहीं होता है। ये केमिकल से फर्टिलाइजर वगैरह बनाया जाता है लैब में, जबकि खाद हम लोग जानवरों का, पेड़ पौधों का पार्ट्स को सड़ा करके बनाते हैं। कह रहा उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। यहाँ पर कह भी दिया, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये सब उदाहरण है किसके? ये सब उर्वरक के उदाहरण हैं। आपसे खाद पूछा जाएगा, उर्वरक पूछा जाएगा। मैंने पहले भी कहा था आपको, खाद और उर्वरक अलग अलग चीज़ है बच्चों, खाद और उर्वरक अलग अलग है। खाद और उर्वरक का डेफिनेशन फ़र्क जो नीचे भी दिया हुआ है, तो इसलिए हम ज़्यादा इसको आपको डिटेल नहीं जाएंगे। अब कह रहा है कि अनेक उपयोगों से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी को उर्वरता में कमी आई है। क्या कह रहा है? देखो, अगर आप उर्वरक, खाद तो बहुत अच्छा है कि आप डालेंगे तो मिट्टी खराब नहीं होगा, लेकिन उर्वरक अगर आप डालते हैं तो मिट्टी अच्छा हो जाता है, आपको अच्छी खेती हो जाती है, लेकिन वो मिट्टी का जो पावर है ना वो बहुत कम हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट भी है, ये कहना चाह रहा, नुकसान भी है।
यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन जाता है। अतः मिट्टी को उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। यह आप समझिएगा, हम लोग को जो खाद मिलता है जानवरों से, उस खाद का ही उपयोग घर पे कंपोस्टिंग का इस्तेमाल करके, घर पे सिस्टम बना करके, खाद बना करके उसका उपयोग करें तो बेटर है। इसके जगह पे कि हम जो उर्वरक है खरीद के ला करके खेत में इस्तेमाल करते हैं वो ना करें। अभी आप या कम करें, अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। इससे भी खेत में जो पावर है वो आ जाती है, घास वास उगता है वो सड़ेगा, उससे भी आएगा। और अगर बीच में आप मूंग की खेती कर देते हैं तो और बढ़िया नीचे आएगा। तो देखेंगे खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। अब खाद की बात कर रहा है ये, खास करके मिट्टी जब गोबर ओबर से मिक्स हो जाता है मिट्टी, तब वहाँ पर क्या होता है सर, तब वहाँ पर पानी को अच्छे से पकड़ के रखने की क्षमता बढ़ती है। ऐसा मिट्टी जिसमें गोबर मिला हुआ बच्चों, उसमें अगर आप पानी डालिएगा तो वो पानी जल्दी सूखेगा नहीं, और इसी तरीके से ऊपर ऊपर भी वो पानी रहेगा नहीं। तो क्या होगा, जैसे बालू होता है, अगर आप उसमें पानी डालिएगा सीधे नीचे, बालू में पानी डालिएगा ऊपर टिकेगा नीचे नीचे। अब पेड़ पौधे का जो जड़ है वो तो ऊपर है, खास करके जो पौधे हम लोग खेती के लिए उगाते हैं उन सब का जड़ छोटा ही होता है, ऊपर होता है। अब पानी जो भी आया, बारिश वारिश हुई, आपने पानी डाला, वो पानी सीधे नीचे ही चला गया भैया, अंडरग्राउंड वाटर 10 फीट नीचे। काम होगा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका गोबर मिला हुआ मिट्टी के अंदर ना, तो वो पानी पकड़ के रखेगा ऊपर वाले पार्ट में भी, जिसकी वजह से वो पेड़ पौधा अपने जड़ों से उसका उपयोग कर पाएगा। मिट्टी में सभी पोषकों को प्रतिपूर्ति हो जाती है, क्योंकि पानी के जरिए से ही बाकी खनिज भी आएगा। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है जैसे फसल चक्रण। फसल चक्रण किसे कहते हैं बच्चों, एक फसल के बाद दूसरा फसल है ना लगाना, सेम किस्म का नहीं लगाना। जैसे ये एक फसल के बाद में खेत में दूसरे किस्म की फसल का एकांतरण क्रम में उगाकर किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। अच्छा अभी कुछ हुआ था, आप यहाँ से कर लो, ठीक है, कि भाई फसल चक्रण किसे कहते हैं कि एक किस्म का जो है ना, एक किस्म के फसल के बाद दूसरे किस्म की फसल जो है, कितना ज्यादा नोटिफिकेशन मैसेज ये वो आए हाय हुए। कह रहा पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। हमारे इधर भी होता है भाई, हमारे इधर भी एक ऋतु में अगर गेहूं उगाएंगे दूसरे ऋतु में धान उगाएंगे। ऐसा नहीं कि गेहूं उगा करके फिर गेहूं उगाएंगे या फिर दूसरे साल गेहूं ही उगाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो फसल चक्रण है ये हमारे इधर भी होता है। और बीच में फिर अगर आप कर लेते हैं थोड़ा मूंग की खेती या फिर मसूर की खेती, यानी कोई दाल की खेती बच्चा, वो हो जाता है और बढ़िया। मतलब एक कोई खास फसल 4 महीने वाला, फिर दाल, और फिर 4 महीने वाला, अगर ऐसा फसल कर लेते हैं तो आपके खेत की मिट्टी अच्छी होगी। कह रहा है कि इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि आप चक्रण करें, आप एक ही किस्म का न उगाएं। अच्छा, और एक बात है कि नाइट्रोजन जो होता है ना, वो हमारा हवा में तो 78% है, लेकिन नाइट्रोजन जो पेड़ पौधा उपयोग करता है वो थोड़ा अलग है, नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि वही नाइट्रोजन जो हवा में है वही नाइट्रोजन पेड़ पौधा लेकर के उपयोग नहीं कर सकता। और पेड़ पौधा नाइट्रोजन का उपयोग बहुत अधिक रूप में करता है, क्योंकि नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और भी पेड़ पौधों के जिंदा रहने के लिए, खाना बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन चक्रण के बारे में थोड़ा सा और आप पिछले वैसे पढ़े ना, राइजोबियम बैक्टीरिया में पिछले कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। जो गांठ वाट होता है ना, दलहन के पौधे में जो गांठ वाट होता है, वहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो क्या करता है, हवा से, कहाँ से, हवा से नाइट्रोजन लेकर के उसको नाइट्रेट वगैरह बनाता है, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि पेड़ पौधा इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बात बताता हूँ मैं आपको, आप जो चना है जो हम लोग को खरीद के मिलता है बाजार से, वैसे चना ला के खा लीजिएगा नहीं ना, बल्कि उसको आप भिगाइएगा पहले, फिर उसको सिझाइएगा, उसनिएगा, उसमें कुछ नमक वमक मिलाइएगा, उसके बाद ना आप खाते हैं। तो वैसे हवा का जो नाइट्रोजन है उसको इस्तेमाल करने लायक पेड़ पौधे का बनाने के लिए इस बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है भैया। कह रहा है ये फलीदार यानी लेग्यूमिन्स के पौधों के जड़ों में ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। यही बात है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण मतलब उसको उस रूप में बदलना जिस रूप में पेड़ पौधा उपयोग कर पाएगा। ठीक, दूसरी बात, ये खास करके दलहन के पौधे में होते हैं बच्चों। किस पौधे में, दलहन के पौधे में, चाहे वो चना हो, चाहे वो मटर हो, चाहे वो मसूर हो, चाहे वो मूंग हो, इस तरह के पौधे में क्या होता है सर कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया अधिक पाया जाता है। तो अगर आप खेत में इस तरह का पौधा भी लगाएंगे बीच बीच में, तो उस बैक्टीरिया जो होगा वो आपके खेत में प्रोटीन लेके आएगा, वो आपके खेत में नाइट्रोजन लेके आएगा। इस खेत से, इस गाछी से आप क्या कर सकते हो, अपने मिट्टी के क्षमता को, उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हो। हमारे इधर इसका लगाते थे, पर पिछले 2-3 साल से अफसोस ये कम हो गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको उर्वरक और खाद में एनसीईआरटी वालों ने बढ़िया सा अंतर दे दिया। इसको एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग इसको जो क्या कर लीजिए घर पे पढ़ लीजिएगा।
एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, मैंने कहा था लैब में बनता है, जबकि खाद प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर पौधा वगैरह के अवशोषण से या विघटन से प्राप्त होता है। हाँ भाई, आ रहे क्या? ओ अच्छा ठीक है। और फिर ये मैं लोकेशन भेज देता हूँ डायरेक्ट, मैं अभी स्टूडियो में ही मैं शूट कर रहा हूँ। हाँ भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ? अरे अरे अरे, लाइट गई क्या बच्चों? लाइट गई? लाइट गई? हाँ गई। पंखा बंद करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा। अगला क्या है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जाहिर सी बात है, जबकि जो खेत होता है, खाद होता है, वो खेत में बनाए जा सकते हैं, हम लोग घर पे ही बनाते हैं, है ना। कंपोस्ट मल जिसको हम लोग कहते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ह्यूमस का मतलब वही कि पानी वगैरह नहीं ना, भंटावाड़ी। है ना। ह्यूमस का मतलब है कि ये चीज़ है ना कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो खाद वगैरह होता है वो पानी पकड़ के रख सकता है ऊपर, लेकिन इसके अंदर वो क्षमता नहीं होती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाशियम प्रचुरता में होती है, जो कि अच्छी बात है। ये सब कुछ इसमें पाया जाता है, अच्छी बात है। जबकि खाद में ये पोषक तुलनात्मक रूप से कम होती है, लेकिन एट द सेम टाइम भाई ये थोड़ा बहुत हमें नुकसान भी करता है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो ये करता है ये नहीं कर सकता है। तो सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से ओवरऑल बेटर है। हम लोग ये भी डालते हैं और ये भी डालते हैं अपने गांव में। तो ठीक है। यमीन खान कौन है? यमीन खान कौन है? ये यहाँ पे लोकेशन में यमीन खान का घर दिखा रहा भाई। सारणी एक इसमें ठीक है, अंतर बताया गया है। खाद के लाभ, अब यहाँ पर अलग से पॉइंट बना करके उसके लाभ बताया गया है। क्या भाई कि खाद के क्या फायदे होते हैं? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये ज़्यादा अच्छा है। इससे मिट्टी को, है ना, जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है, वही मिट्टी में पानी पकड़ के रखने की क्षमता। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो पाता है। गैस एक्सचेंज, विनिमय एक्सचेंज, है ना। गैस आसानी से आना जाना कर सकता है, प्रवाह कर सकता है। इससे मित्र जीवाणुओं को संख्या में वृद्धि हो जाती है। देखो, जब वहाँ पर ह्यूमस होगा, पेड़ पौधे का पार्ट होगा या फिर जानवर का पार्ट होगा, तो वहाँ पर ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा होगा, जिसकी वजह से पेड़ पौधे को फायदा होता है। इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। मिट्टी जिस चीज़ से बना हुआ, गठन मतलब जिस चीज़ से बना हुआ है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। अगला है सिंचाई। भाई सिंचाई कैसे होगा? जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीवी को जल की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल के विशेष महत्व है। अब सिंचाई आपको पता होना चाहिए, खेत में पानी डालना सिंचाई कहलाता है, पहली बात तो ये है। अब यहाँ पर पहले आपको बता दिया कि पेड़ पौधे के लिए भी पानी इंपॉर्टेंट है, और वैसे तो हम लोग जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, सभी जानते हैं। पौधे सांस भले ही हर जगह से ले सकते हैं, लेकिन पानी वो जड़ से ही लेंगे, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। और पानी के जरिए से ही मिट्टी से, जो मिट्टी के जो खनिज पदार्थ जो बात करें तब से, मिट्टी में ये खनिज होता है, लवण होता है, वो होता है, वो होता है, सब पानी के जरिए से ही जड़ में घुसता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है भैया। हमारी बॉडी में तो चलो फिर भी 50-60%, इसमें 90% जल होता है। जल आवश्यक है, क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। शुष्क स्थिति में सूखा अगर रहेगा मिट्टी, अगर आप उसे बीज डाल के रख दीजिएगा, तो वहाँ पर वो बीज अंकुरित होकर के नया पौधा नहीं बनेगा, बल्कि बीज सूख जाएगा और खर्चा हो जाएगा। जबकि जब उसको नमी मिल जाएगी, जब उसको हवा मिल जाएगा, जब उसको सही टेम्परेचर भी मिल जाएगा, तब जाकर के बीज अंकुरित होगा। ये तीनों कंडीशन ज़रूरी होते हैं, पहले पढ़े हुए हैं हम लोग 6 क्लास में। कह रहा है क्या कि जल में घुले हुए पोषक के स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जड़ से पानी लिया, पानी में सभी पोषक पदार्थ थे, वो ऊपर गए, अब धीरे धीरे पूरे हर जगह फैलेगा। कहाँ फैलेगा सर? तो वो फैलेगा ऊपर तक। यह फसल के पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। जाहिर सी बात है, जब पेड़ पौधे के हर एक भाग तक मान लीजिए कि पानी पहुंचता है, तो पानी कहीं ना कहीं पेड़ पौधा को ठंडा भी रखता है। इससे जो गर्मी है, अब आप सोच के देखो, अगर कोई पेड़ को आप काट के रख देते हो तो जल्दी से सूख जाता है कि नहीं सूख जाता है। लेकिन वही पेड़ जब लगा हुआ रहता है तो क्या वो सूखता है? नहीं सूखता। क्यों? क्योंकि पूरा पेड़ उसको
क्योंकि वो पानी लेके रहता है, उससे ठंडा भी रहता है ना, और वो जिंदा रहता है तो जो गर्मी है उसको मैनेज भी कर रहा होता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी के नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। अगर बारिश वारिश सही से नहीं होती है तो हम लोग को अलग से पानी देना पड़ता है। अब यहाँ पर वही चीज़ कहा जा रहा है, क्या निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सिंचाई क्या कहता है? फिक्स टाइम पे जब आपको लगे कि ज़रूरत है तो उसको पानी देते हैं हम लोग, है ना, जैसे भी उसको सिंचाई कहते हैं। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलें मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सिंचाई एक ही जैसे होता है या एक ही तरह से होता है, बल्कि फसल के हिसाब से किसी में सिंचाई ज़्यादा की जाती है। ऐसा मकई हमारे इधर अभी हो रहा है, मकई में ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता होती है गेहूं के कंपेयर में। लेकिन यहाँ पर इसी तरह से कह रहा है कि गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। मौसम के हिसाब से भी देखो, जिस मौसम में पानी होता है, बारिश होती है, वहाँ पर कम ज़रूरत है पानी सिंचाई की, जबकि जहाँ पर बारिश नहीं होती है या फिर मौसम में बहुत हार्शनेस है, बहुत हार्ड है, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है तो पानी की आवश्यकता अधिक होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। क्या ये मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से होता? बिल्कुल भाई, आप पानी पटाए, वाष्पीकृत होकर के मिट्टी से ऊपर चला गया, मिट्टी भी सूखा था वो भी नीचे अच्छा खासा अवशोषित कर लिया, और पत्ता वत्ता भी क्या कर रहा है, अच्छा खासा पानी अवशोषित कर रहा है अपने आप को ठंडा रखने के लिए, अपने टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए। इससे क्या होता है? पानी की कमी हो जाती है। इस वर्ष पानी देने समय में मैं अधिक सतर्क रहूँ। इस पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए थे। जाहिर सी बात है, पानी अगर समय पर नहीं देंगे तो क्या होगा? पानी के कमी से पौधा मर जाएगा, सूख जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर आपको याद दिला रहा है। अब सिंचाई का स्रोत क्या है, कहाँ से होता है? तो कह रहा है जैसे कुआं हो गया, जलकूप हो गया, तालाब झील हो गया, नदियाँ हो गया, बांध हो गया, नहर हो गया, ये सब से होता है। जलकूप किसे कहते हैं बच्चों? नदी तो सबको पता है, कुआं तो गोल सा होता है, तालाब से वही तालाब झील जहाँ पर पानी जमा रहता है, बांध नहर ये तो सरकारी रूप से बनाया गया हुआ रहता है ना, पहाड़ वहाड़ से निकलता है, वही वाला पानी बाहर गाँव में जा करके नहर नदी में बहता है। जलकूप भी क्या होता है? ऐसा पानी जैसा ही उपयोग कर होता है क्या, पानी जमा रहता है यहाँ पर भी। देखो यहाँ पर सिंचाई का अलग अलग तरीका दिखाया गया। सिंचाई का पारंपरिक तरीका यहाँ पर दिखाया गया, क्या कि कुआं, झील, नहर से उपलब्ध जल को निकालकर खेत में पहुंचाने के जो तरीका विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। अब पानी इधर से मिलेगा, कुआं से मिलेगा, झील से मिलेगा, नहर से मिलेगा। अब इसको डालना कहाँ पर है? खेत में है। सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? पारंपरिक मतलब पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड के पहले ज़माने से लोग क्या इस्तेमाल करते आए हैं? मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः ये सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। ये ठीक है, सस्ता है, अपने से हो जा रहा है, पैसे नहीं खर्चा हो रहे, लेकिन क्या है सर, ये अच्छा नहीं है अगर देखा जाए एक हिसाब से तो बहुत बढ़िया नहीं है। अब यहाँ पर कैसे इसका तरीका कैसा बताया? मोट एक तरीका देखेंगे अभी, घिरनी, मोट वाला है, घिरनी वाला है, चेन पंप, ढेकली, रहट और है ना उत्तोलक तंत्र, ये सब क्या है? पानी पटाने का पारंपरिक तरीका है। पारंपरिक तरीका मतलब हो गया कि पहले ज़माने में लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते थे। जैसा यहाँ पर पहला देखो क्या लिखा है, पहला वाला क्या है? वो वाला एक तो मेरा इंग्लिश वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ वो है, देखिएगा तो 47 या 48 क्या था उसमें? लाइट नहीं है, टिमटिमाने लगता है। अच्छा, बंद किए हैं? चालू करते हैं। नहीं अभी मत कीजिए, तब लाइट आने दीजिए। सही में टिमटिमा रहा था बीच में। ये जो घिरनी लगा रहा था बच्चों, अच्छा घिरनी लगाने से क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ोगे ऊपर क्लास में। घिरनी लगाने से हमें कम बल लगाना पड़ता है। घिरनी से खींचते हैं, कुएं से मिट्टी को, पानी को हाथ से खींचते हैं मैनुअली इधर से, है ना, और फिर इस तरह से है ना करते हैं। तो यहाँ पर ये पानी निकाल के डालते हैं खेत में। तो ये तो भैया बहुत मेहनत का है, बहुत टाइम लग जाएगा। बहरहाल यही तरीका है, पहले इस्तेमाल होता था। अब है चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है? एक चेन लगा रहता है, यहाँ पर भी हाथ से ही खींच रहे होते हैं इसको भी, है ना। ये भी चेन पंप का तरीका है, इससे फिर पानी निकाल के ला रहे होते हैं, है ना। अगला क्या है सर? ये देखो, मान लो क्या कि कोई नल नाला वाला है जहाँ से नहर वहर से पानी आ रहा है, वहाँ पे ऐसा बना देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे घुमा रहे होते हैं बैल को। जब ये घूमता है ना, इसी में अंदर से एक ठो और लगा रहता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन रहता है, एक ठो और ऐसा वाला घिरनी रहता है, ठीक है, जो इसके घूमने से ये घूमता है, इसके घूमने से ये घूमता है। और जब ये घूमता है ना, तो मान लो कि नीचे में पानी है यहाँ पर, तो ये जग सब है, ये सब लगा हुआ है, तो ऐसे जब नीचे जाएगा तो पानी से होकर जाएगा, तो पानी से भर जाएगा, पानी लेके ऐसे ऊपर जाएगा और फिर इधर जैसे छोड़ेगा, इधर जब छोड़ेगा तो इधर पानी गिरेगा, इधर से खेत में जाएगा। मतलब पहले ज़माने में आपको ये मिल भी जाएगा। आप ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आप सर्च कीजिएगा, है ना। ट्रेडिशनल मेथड, क्या ट्रेडिशनल मेथड आप सर्च कीजिएगा, यहाँ पर आई ही होगा ना, हाँ ठीक है। आप ये सर्च कीजिएगा TION, आप ऑफ इरिगेशन सर्च कीजिएगा तो आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। या आप सिंचाई का पारंपरिक तरीका ही लिख करके यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। अब ये सब होता है तो मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। क्या पता अभी भी राजस्थान वगैरह में थोड़ा बहुत कहीं पर ऐसे बहुत जगह पे जहाँ पर कमी हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो,
वहाँ पर शायद होता होगा, हमारे इधर तो ये सब का आता पता नहीं है। ये ढेकली टाइप का है, आप देख लो। इसमें क्या होता है कि ऐसे दबाते हैं एक तरफ तो वो फिर ऊपर की ओर आता है, फिर उसको छोड़ देते हैं तो अपने आप ये नीचे चला जाता है और इस तरह से पानी निकाल करके पटाते हैं। हमारे इधर भी इस तरह का कुछ चीज़ इस्तेमाल होता है कूटने उठने के लिए अभी भी, बट बहुत लो लेवल पे, बहुत मिनिमम कह सकते हैं आप, मिनिमाइज हो चुका है, लोग इसका इस्तेमाल अब कर नहीं रहे हैं। ठीक है, बहरहाल इस तरीके से भी पहले करते थे। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया कि जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ये बात सही कह रहा, आज के टाइम पे ये सब नहीं करते हम लोग। आज के टाइम पे सीधा सीधे पंप लगा देते हैं भैया, मोटर लगा देते हैं, विद्युत का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हिंदी वाला है ये वाला, नहीं इंग्लिश वाला होगा सर, ये हिंदी वाला, ये वाला नहीं। हाँ इंग्लिश वाला, ये वाला अपलोड कीजिएगा, हिंदी वाला हो रखा है। तो कुल मिलाकर के बात है यही इंपॉर्टेंट है ना, कि आजकल इसी का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होता है उसमें, है ना। या तो आप डायरेक्ट करंट इधर से चला दो, या फिर आप उसमें डीजल पेट्रोल डाल के चलाओ, या फिर इलेक्ट्रिसिटी आप कहीं से भी लाओ, सोलर से लाओ, कहीं से लाओ। सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में आप कह रहा है जो कि अब इस्तेमाल किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग, है ना, मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न है। अच्छा, उस तरह से जो पानी पटाइएगा ना, तो पानी एक तो बराबर से जाता नहीं है, बराबर रूप से हर जगह पहुंचता नहीं है, ऊपर से इतना मेहनत है, ऊपर से इतना टाइम टेकिंग है, तो ये सब बात है। अच्छा, इसलिए तो पहले ज़माने में खेती उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा था जो आज के टाइम पे हो रहा है, और इससे बढ़िया किया जा सकता है आने वाले टाइम पे। सबसे पहला छिड़काव तंत्र, ये इस्तेमाल, आप चाय के बागान में जाइएगा तो आप छिड़काव तंत्र देखिएगा, लगा रहता है, एकदम घूम घूम के फेंकता रहता है। कह रहा है इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। यहाँ पर जल की कम मात्रा में उपलब्ध होती है। असमतल भूमि जहाँ पर पहाड़, चाय की खेती कहाँ होगी, पहाड़ वहाड़ के टाइप पे होगी, तो वहाँ पर असमतल ज़मीन होती है। ठीक है, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है ना। और छिड़का करके पानी फेंकता है, मतलब ऐसा नीचे लगा रहता है मोटर जैसा, और यहाँ से पानी निकलता है और ये घुमा घुमा के फेंकता है, जिससे ऊपर से पानी गिरता है और पानी को टाइम मिल जाता है अवशोषित होने के लिए ज़मीन में। अगर ऐसी ज़मीन है और उसमें आप पानी पटाओगे तो पानी बह ना जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये इस्तेमाल करते हैं। अब कह रहा है कि ऊर्ध्व पाइप नलों को ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर, देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नोजल लगा रहता है पाइप में, है ना। यहाँ पर ये घूमने, ये पानी जब जाता है तो ये घूम घूम के फेंकता है, ऐसे घूम घूम के फेंकता है, फव्वारा टाइप का। ठीक है, कह रहा है क्या, जब पंप सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो ये घूमे हुए नोजल से बाहर निकलते हैं। एक पाइप होता है जो इससे कनेक्टेड होता है ना, जैसे कि यहाँ पर ये वाला तो नहीं है, ऐसा ही टाइप का होता है, लेकिन ये वाला नहीं है। नीचे दिया है कहीं पे क्या, ऐसा ही टाइप का आप समझ सकते हो, है ना। छिड़काव तंत्र, अच्छा छिड़काव तंत्र का, हाँ यही तो है, ऐसा दिया रहता है, ये नोजल घुमा घुमा के पानी फेंक रहा होता है। यहाँ पर ये पौधा छोटा छोटा दिखाया, पौधा बड़ा भी होता है ना, तो ऊपर तक पानी निकल कर छिड़क रहा होता है। मैंने कहा ना, चाय पत्ते बागान वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है भाई बहुत ज़्यादा। ऐसे पानी निकलता है जैसे कि वर्षा हो रही हो, जैसे बारिश का पानी नहीं गिरता है वैसे पानी गिरता है। ठीक है, छिड़काव लॉन कॉफ़ी के खेत के एक अन्य फसलों के लिए भी अत्यंत उपयोगी, खासकर मैंने कहा चाय कॉफ़ी के लिए इसका इस्तेमाल तो करते ही हैं खेत में। मेरा पता नहीं आज अभी गला क्यों बैठ गया। एक है ड्रिप तंत्र, जिसको हम बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। ड्रिप के माने होते हैं बूंद बूंद, ड्रिप के माने क्या होते हैं, बूंद बूंद। इस सिस्टम में बूंद बूंद पानी आएगा। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों के जड़ों में गिरता है। ड्रिप सिस्टम बूंद बूंद करके पौधे के जड़ में गिरता रहता है, टप 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 गिरता रहता है हमेशा लगातार। इससे थोड़ा थोड़ा पौधा में पानी मिलते रहता है हमेशा। अच्छा है ये, है ना। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। कहाँ दिया जाता है, फल वाले पौधे में दिया जाता है ना, बागीचा में, है ना। इसमें पानी देने के लिए बहुत अच्छा तरीका, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा तरीका है। इस पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इससे पौधे को क्या होता है, बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, यानी लगातार पानी मिलता रहता है, ना पानी नीचे जाने का मौका मिलता है ज़्यादा और ना सूखने का ज़्यादा मौका मिलता है, बल्कि पानी का उपयोग अच्छा खासा कर पाता है पेड़ पौधा। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। हाँ वही बात है कि ना नीचे ज़्यादा जा पाता है, ना ज़्यादा वाष्पीकृत हो पाता है। एक बूंद गया पानी उसके तब लगातार अवशोषित भी कर रहा है। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा है, वरदान है कहा गया कि जल की कमी वाले क्षेत्र में बूंद बूंद करके पानी जाएगा तो कम पानी में अच्छा खासा फसल उगाया जा सकता है। यहाँ पर दिखाया गया है ड्रिप तंत्र का सिस्टम, डायरेक्ट जड़ में डालते भाई। अगला हमारे पास टॉपिक है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। बूझो और पहले निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। ठीक है, जो फसल है, जो काम का है वो तो उग ही रहा है, और उसके बगल में घास फूस इधर उधर भी उगल रहा है। अब यहाँ पर बूझो सोच रहा है, क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए जाते हैं? क्या जो ये काम के अलावा सब आ रहा है, क्या इसका भी कोई काम है? जवाब है ना, नको, बिल्कुल नहीं। चलो देखते हैं क्या कह रहा है।
खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अवांछित मतलब नहीं चाहे, ना चाहे जाने वाले, ऐसे पौधे जिसकी ज़रूरत नहीं है वो निकल जाते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। अब ये भी आप इंपॉर्टेंट इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या? खरपतवार हटाई को निराई, हमारे गांव में भी इसको निराई ही कहते हैं। तो निराई करने की ज़रूरत होती है हमें, उस अलग पौधे को जो कि खेत में जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको निकालने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर क्या निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक की जगह और प्रकाश स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। जाहिर सी बात है कि आपने जो खेत में लगाया हुआ फसल है ना, जो वहाँ पे मिट्टी में खाद मिनरल्स वगैरह हैं, जो पानी आप डाल रहे हो, जो सूरज का प्रकाश मिल रहा है, वो सब कुछ वो भी उपयोग कर रहा है ना। आपके पौधे के अलावा आपने धान गेहूँ मकई जो लगाया उसके अलावा वो भी इस्तेमाल कर रहा है, तो घट रहा है ना। अगर वो सब कुछ आपका पौधा इस्तेमाल करे तो पौधा ज़्यादा अच्छा वृद्धि करेगा, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा होता है कि नहीं है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा करते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, हमारे एक लत्ती वाला आता है, इतना डिस्टर्ब करता है, पहले उसको निकाल के फेंकना पड़ता है। तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैल हो सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके बीज होते हैं, जब कटाई करके उसको थ्रेशिंग वगैरह करते हैं तो उसके बीज भी मिल जाते हैं खाने पीने में, तो अच्छी चीज़ नहीं होती, इसलिए खरपतवार को निकालने की जरूरत होती है। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है ना। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। अब जाहिर सी बात क्या कह रहा है कि जब आप फसल लगाते हो उससे पहले आप खेत जोतते हो, खेत जुताई करते हो तो बहुत सारा ऊपर के घास वास नीचे चला जाता है, तो उसको निकलने में टाइम लगता है, तब तक आपका ऊपर ही से पौधा वृद्धि हो जाता है और वो नीचे हो जाता है। तो उससे भी क्या होता है कि खरपतवार को बढ़ने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वो ढक जाता है बड़े पौधे से। यहाँ पर क्या कह रहा है कि खेत जोतना एक अच्छा उपाय है, इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। या क्या दफ़ा जैसे आप खेत जोत के रख दिए, छोड़ दिए, अब छोड़ दिए तो मिट्टी से उलट पुलट हो गया जिसकी वजह से वो सूख भी जाता है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। यानी खरपतवार में जो घास फूस है, जब उसमें बीज बनने वाला है, जो फूल होने वाला है, उससे पहले अगर उसको हटा दिए तो ये सबसे अच्छा है, वरना फिर उसका बीज मिट्टी में मिलेगा और वो फिर बाद में आ जाएगा। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ करके अथवा भूमि से निकट काट करके समय समय पर हटा दिया जाता है। हाँ, दोनों हम लोग करते हैं, हम लोग हाथ से भी निकालते हैं और भूमि से काट के भी हटाते हैं। यह कार्य खुरपी या हैरों की सहायता से किया जाता है। कोदाल उदाल से भी इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब सिंपल सी बात है, ये सब मुझे नहीं लगता ज़्यादा बताने की जरूरत है। रासायनों का उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहा जाता है, कीटनाशक जिसे कहा जाता है। बिल्कुल, कुछ ऐसे स्प्रे भी आते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, छिड़क करके खेत में घास को मार सकते हैं। कह रहा है क्या, जैसे 2,4-D है ना, ये है फॉर्मूला है, खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। यानी हम लोग ऐसे भी स्प्रे आजकल बना चुके हैं जिससे कि हम लोग छिड़केंगे खेत पे तो हमारा जो फसल है उसको नुकसान नहीं होगा और घास मर जाएगा। कह रहा है कि खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे यानी फुहारे की सहायता से छिड़काव करते हैं। हम लोग फसल में छिड़काव करके क्या कर सकते हैं सर, इसका है ना उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग यही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आजकल कोई भी स्प्रे मशीन होता है पीठ पर लादने वाला, वही मशीन ले लेते हैं, उसमें मिला के डाल देते हैं और उसको पूरे खेत में स्प्रे कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिखाया भी गया है, यह आदमी ठो जो ना, यही है स्प्रे मशीन लेकर के स्प्रे कर रहा है खरपतवार मारने के लिए। क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसके छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? जवाब है पड़ सकता है भाई, नाक वाक में जाएगा, सांस वास में, आँख वाँख पे नुकसान कर सकता है। जैसा पहले बताया गया कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी को छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी को छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव बिल्कुल पड़ सकता है, कह रहा है। सावधानी पूर्वक करना चाहिए इसका, और छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। अब मैं तो कहूँगा फुल हाथ का कपड़ा पहनो भाई, है ना, और जल्दी से ये सब छिड़कने के बाद नहा लेना चाहिए, बॉडी को साफ करना चाहिए। स्किन पे भी हो सकता है इसका प्रभाव देखने को मिले। अगला हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है इसका, वो क्या है हमारे पास, कटाई। नहीं लास्ट नहीं है, भंडारण लास्ट है ना। तो अब खेत में आपने सब कुछ कर लिया बढ़िया से, अब क्या होगा, तो खरपतवार में अब कटाई करनी पड़ेगी। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद काटना कटाई कहलाता है। भाई नाम से क्लियर है, कटाई काटना है ना। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं या उसे धरातल के पास से काट लेते हैं, जैसे लहसुन वहसन है, प्याज व्याज है, उखाड़ लेते हैं, है ना। एक अनाज फसल को पकाने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। आमतौर पर 3 से 4 महीना हर एक अनाज को लगता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा भी लगता है, जैसे मकई में थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथों द्वारा कटाई की जाती है। हाँ बिल्कुल, हम लोग भी इसी से करते हैं। एक मशीन का उपयोग द्वारा भी किया जाता है, इसे हार्वेस्टर कहते हैं। और कटाई करने वाले मशीन का नाम क्या है बच्चों, हार्वेस्टर है।
हार्वेस्टिंग मतलब भी कटाई होती है। हार्वेस्टर कटाई करने वाला, जैसे ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाना, और ड्राइवर मतलब चलाने वाला, टीच मतलब पढ़ाना, टीचर मतलब पढ़ाने वाला, वैसा ही हार्वेस्टिंग हार्वेस्टर, है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। उसके बाद फिर उसके जो दाने होते हैं बीजों से अलग किया जाता है, भूसा को अलग किया जाता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग मतलब पीटना, है ना। थ्रेशिंग मतलब पीटना आप कह सकते हो। तो पीट करके जो दाना होता है उसको अलग किया जाता है, जो भूसा होता है, जो अनइम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, जिसको हम लोग की जरूरत नहीं होती है पौधे का, उसको अलग किया जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन, एक मशीन ये होता है कि दोनों एक साथ कर सकता है। एक ऐसे मशीन होते हैं कंबाइन मशीन, जिसमें क्या होता है वो काट भी लेगा, वो ये देखो काट भी लेगा और फिर वो थ्रेशिंग भी कर लेगा। हम लोग वैसे अलग अलग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे काटने के लिए अलग मशीन और थ्रेशिंग करने के लिए अलग मशीन भी होता है, लेकिन एक कंबाइन मशीन भी होता है जैसे ये वाला। इसमें एक साइड से काटते भी जाएगा और उसका थ्रेशिंग भी करते जाएगा और भूसा को अलग कर देगा और दाना को अलग कर देगा, ऐसा भी होता है। हमारे इधर तभी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, हमारे इधर क्योंकि बड़े लेवल के किसान है ही नहीं, छोटे छोटे किसान हैं। जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है, संयुक्त मतलब मिला हुआ, ठीक है। तो कंबाइन मशीन में दोनों होता है, जो हार्वेस्टिंग भी होता है और थ्रेशिंग भी होता है, इसमें एक साथ दोनों हो जाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दाने को फटक करके क्या करते हैं सर, अलग करते हैं। फटक करके ऐसे हाथ से, है ना, अलग करते हैं। विनोइंग कहलाता है। विनोइंग मतलब हवा से उड़ाना, विनोइंग मतलब हवा से उड़ाना। जैसे कि हम लोग भूसा होता है ना, जैसे धान में या पतान होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको ऐसे 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 छिड़क करके उसको उड़ाते हैं, या पंखा से भी उड़ाते हैं आजकल, ठीक है। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों को खेत में जलाने के कारण चिंतित है, वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है। बिल्कुल सही बात है। खेत के जो अनाज है, सॉरी डंडा उंडा है, उसको अगर आप जला देते हैं भाई तो उससे प्रदूषण होता है। और प्रदूषण तो है ही हमारी एक समस्या, प्रदूषण के अलावा कह रहा है कि आग लगने की समस्या भी हो सकती है ना, जिससे कि हम लोग आसानी से निपट नहीं पाएंगे। प्रदूषण भी होता है, और दिल्ली में खास करके हमें देखने को मिलता है कि यूपी में हो रहे यूपी में क्या दफ़ा खेत में यही अपशिष्ट जलाने की वजह से दिल्ली का मौसम ख़राब हो रहा होता है। विनोइंग के ज़रिए से अलग करते हैं। वैसे ये प्रोसेस हम क्लास 6 में पढ़े होंगे, विनोइंग, है ना, अलग करने का तरीका। यहाँ पर एक चीज़ कहा जा रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कटाई के कुछ पर्व भी हैं। जैसे 3-4 महीने के बाद कठोर परिश्रम के बाद जब कटाई का समय आता है, स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसलें किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय के भाव संचारित करती हैं। स्वर्णिम मतलब सोने जैसा, है कि नहीं है। अच्छा तो भाई किसान भाई 3-4 महीने मेहनत करते हैं लगातार, और फिर उसके बाद जब मान लीजिए कि उसको इसका रिजल्ट मिलने वाला रहता है ना, तब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई किसान बहुत खुश होते हैं, है ना। और ये समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का होता है कि अब कुछ आमदनी आएगी। जाहिर सी बात है, अभी हमारे इधर किसानों में ऐसा हो रहा है कि पूरे साल 6 महीने मेहनत किए हैं, अब वहाँ उनके पास अब जो मकई है अब वो बेचेंगे और थोड़ा बहुत पैसे होगा, और ठीक ठाक जो उन्हें खर्चा किया है उसका बदला मिलेगा, तो खुशी होती है क्योंकि पिछले ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई के समय हर्षोल्लास खुशी का होता है, त्यौहार होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। जैसे कटाई के ऋतु के साथ साथ कुछ विशेष पर्व भी हैं, जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, ये सब कटाई के बाद होने वाले पर्व हैं। उसके अलावा नबानिया, बिहू, ये सब, और बिहू पोंगल वगैरह तो खास करके भाई ये सब तो कटाई के लिए ही मनाए जाते हैं। चलो भाई आगे बढ़े। अगला हमारे पास है एक और स्टेप जिसका नाम है भंडारण। क्या है भंडारण बच्चों? हम लोगों ने क्या कर लिया सर, खेत में से अपना अनाज तैयार कर लिया, अब इसको स्टोर करने की ज़रूरत है। एक दिन में नहीं खा लेंगे, इसको रखेंगे और पूरे साल खाएंगे, है कि नहीं है। कह रहा उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दोनों दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म से सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्या क्या बोला? नमी से यानी पानी से सुरक्षित रखना पड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा सुरक्षित रखना पड़ेगा, चूहा से सुरक्षित रखना पड़ेगा, और सूक्ष्म जीव वगैरह सुरक्षित रखना पड़ेगा। तब जाकर क्या होगा सर, तब जाकर क्या होगा, ये सुरक्षित रहेगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। जाहिर सी बात है, जो फसल आप खेत से लेकर आए हैं उसमें क्या होता है, पानी होता है, नमी होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारित कर लिया गया तो खराब होने की, है ना, अथवा जीवों द्वारा आक्रमण के एवं अंकुरन के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। आक्रमण से एवं अंकुरन के लिए वो क्या हो जाता है, अनुपयोगी हो जाते हैं। अब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो बेसिकली क्या होता है, अगर आप सुखाए बिना रख देंगे तो कीड़ा मकोड़ा उसमें कीड़ा हो जाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम है, ऊपर से कह रहा है क्या कि अंकुरित भी हो सकता है। वो अंकुरित होने का मतलब है कि वो पौधा निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर गेहूं का पौधा निकल जाएगा तो गेहूं आप खरीदेगा आटा के लिए, नहीं ना। तो ये सब प्रॉब्लम आ जाते हैं। कह रहा है कि इससे क्या होता है, खराब हो जाते हैं, आपके बीज खराब हो जाते हैं। आगे बढ़ते कह रहा आता भंडारण से पहले क्या क्या आता है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। दानों एवं बीजों को धूप में सुखाना अति आवश्यक है। अच्छे से सुखाने जरूरत है, वरना हम नहीं कर सकते भंडारण, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। ठीक है, इससे उनके कीट, क्या ना, पीड़कों, जीवाणु, कवकों से सुरक्षा हो जाता है, फंगस वंगस नहीं लगता है। उसके अलावा क्या है सर, इंपॉर्टेंट क्या है सर, कि अगर इसको आप सुखा के नहीं रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा कि कवक फंगस वंगस लग जाएगा, है कि नहीं है।
किसान अपने फसल उत्पाद को भंडारण जूट के बोरों, धातुओं के बड़े पात्रों यानी बीन्स यानी ड्रम उरम में करते हैं। अब कह रहा है कि परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करना है जो साइलो और भंडार गिरोह में किया जाता है। देखो हम लोग जब हवा से बचा करके रखते हैं, सुखा करके उसको ऐसे पैक कर देते हैं कि अब हवा के कॉन्टैक्ट में भी ना रहे, क्योंकि हवा में आर्द्रता होती है, तो हवा में आर्द्रता पानी के वाष्प होते हैं, वो सब मिक्स होने के बाद फिर बाद में अगर आप सुखा के भी रख देंगे ऐसे खुले है तो भी क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए उसको ऐसे स्टोर किया जाता है कि हवा ना लगे और आर्द्रता वगैरह से, नमी वगैरह से बची रहे, जिससे कीड़ा मकोड़ा ना लगे, जिससे कि वो ख़राब ना हो, अंकुरित वगैरह ना हो। ठीक है, इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर जो करते हैं उसके लिए क्या होता है सर, साइलो होता है, जिसको हम लोग भंडार गृह कहते हैं, जिसको हम लोग स्टोर कह सकते हैं, कोल्ड स्टोर वगैरह। ऐसा देखो, ऐसा साइलो वगैरह बनाया जाता है भाई। ठीक है, जिसमें क्या होता है, भंडार जो है किया जाता है आवश्यक पड़ने पर, है ना, फिर उसको निकाल के इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा तो बड़े बड़े कंपनीज करती हैं। अब किसान के पास तो इतना ना जगह है, ना इतना पैसा है कि वो इतना खरीद के अनाज रखे, ना इतनी जगह है कि वो ऐसा बनाए, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये तो बड़े कौन लोग करते हैं, ऑफकोर्स या तो सरकार करती है या तो बिजनेसमैन लोग करते हैं। ठीक है, इस तरह भंडारण हम लोग तो ड्राम उराम में, बोरा वोरा में भर के घर में रख देते हैं भैया, बड़ी मुश्किल से ये वाला कर पाते हैं। इतना भी हमारे पास कहाँ ही से होगा। ठीक है, भंडारण गिरहों के बोरों में अनाज का भंडारण, देखो भंडार गृह के अंदर ऐसे देखो, है ना, बहुत सारा ऐसा भंडार में ऐसे बोरा में पैक कर करके ऐसे रखा हुआ है। ठीक है क्या कह रहा है, पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षा रखा जा सकता है। कहाँ पर, साइलो वगैरह में। नीम की सूखी पत्तियों घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गिरोहों में अनाज के पीड़कों को सुरक्षित, या आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, कौन वाला, नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है बच्चों। बड़े भंडारण गिरोहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हम लोग भी ऐसा करते हैं घरों में, कई दफ़ा क्या करते हैं सर, नीम के पत्ते डाल देते हैं कुछ चीज़ों में जहाँ पर लगता है कीड़ा लगेगा। नीम के पत्ते अगर डाल करके उसको ड्राम वराम में पैक कर दिया तो वहाँ पर जल्दी और कीड़ा नहीं लगता। उसके अलावा क्या कह रहा है यहाँ पर के हाँ, बड़े भंडार वगैरह में अलग से दवाई ववाई डाल करके भी कीड़ा मकोड़ा वगैरह मारने या फिर न होने देने के लिए सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, हाँ भाई, उससे थोड़ा आगे बढ़िए तो, एक मिनट, यहाँ पे कोई है, हाँ एग्जैक्ट यहाँ। ठीक है, उसका आएगा तो उसको बैठाइएगा 2 मिनट। तो एक ठो फ्रेंड है सर, है एक ठो, है ना, वो यहीं आएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा जा रहा भाई, है ना, कि इसको पीड़ों को सूक्ष्म जीव सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट में है जंतुओं से भोजन। भाई पेड़ पौधे से हमें तो मिलता ही है भोजन, नो डाउट, मिलता है नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है, पेड़ पौधे से हमें भोजन मिलता ही है। लेकिन पेड़ पौधे के अलावा हमें भोजन कहाँ से मिलता है, दूसरी जगह जंतुओं से ही मिलता है। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दूध से, दूध हमें कहाँ से मिलता है, गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, बकरी उठने वगैरह से मिलता है। अगर हम बात करें अंडा की, लिख लो, है ना, अगर अंडा कहाँ से मिल जाएगा भाई, अंडा हमें मुर्गी से मिल जाता है कि नहीं है, बत्तख से मिल जाएगा, है ना, हंस से मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, जवाब है बिल्कुल मिलेगा। इस तरीके से हमें जैसे दूध कहीं से मिल जाते हैं, अंडा कहीं से मिल जाते हैं, ये सब स्रोत है। कैसे स्रोत है, ये सब जानवर वाले स्रोत हो गए भाई। इस सारणी को पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। भाई बराबर, यहीं बैठिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के, है ना, खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में, अब क्या, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली को मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं वो लोग मछली जो है इस्तेमाल करते हैं, मछली खाते बहुत ज़्यादा। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा है कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर 7-8 चरण देखा था। उसके अलावा क्या कह रहा है ना, कि बीजों का चयन हो गया, बुआई हो गया, ये सब चरण ही में से आता है, वैसे 7-8 को था, है कि नहीं है। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है भाई, ये सब कुछ अगर नहीं मिलेगा, जानवर क्या ऐसे वृद्धि करेंगे, नहीं करेंगे। तो हम लोग को उसको भी देखभाल करने की आवश्यकता होती है, तभी जाकर के वो वृद्धि करते हैं, है ना, जो भी गाय भैंस वगैरह होते हैं। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। जैसे हमने अभी खेती देखा, उसमें क्या था, फसल था। जब बड़े पैमाने पर क्या करा, एक ही किस्म के पौधों को उगाया गया, बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधों को उगाया गया, तो उसका हमने क्या कहा, फसल कहा। लेकिन इसी तरीके से जब बड़े पैमाने पर क्या होता है, जानवरों को एक जगह पाला जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है, तो उसका हम लोग क्या कहते हैं सर, पशुपालन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। आगे बढ़ते सर। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। जाहिर सी बात है, मैं भी बंगाली हूँ तो कह रहा है कि हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है भैया। देखो एक चीज़ समझना,
आमतौर पर जो फैट होते हैं जो एनिमल से हम लोग को मिलते हैं वो उतने हेल्दी नहीं होते, बट स्पेशली मछली की बात है, मछली का जो फैट होता है वो हेल्दी होता है, ठीक है बच्चों, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है और विटामिन डी हमारे वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी का एक और स्रोत क्या है जो हम लोग को मिलता है, कमेंट करना, विटामिन डी का एक और स्रोत क्या है, ठीक है। उसके अलावा विटामिन डी हमारे वृद्धि के लिए, ठीक है, हम लंबाई उम्बाई बढ़ने के लिए, हाइट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मुझे विटामिन डी की कमी रह गई लगता है। यहाँ तक होता है हमारा चैप्टर खत्म और आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। देखो एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वैसे तो हम इनको यहाँ पर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता है, बच्चे आसानी से ले सकते हैं, तो आप वहाँ से भी देख लेना। बाकी बच्चा क्या कि अगर आप चाहते हो कि मैं ही सॉल्व करके दूँ तो आप वीडियो में कॉमेंट करो, मैं सॉल्व कर दूंगा, वो भी कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो यार, वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। ये था आसान सा टॉपिक, क्लास 8 का पहला चैप्टर हमारा खत्म होता है, दूसरा तीसरा सभी आएगा और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आएंगे, आई नो, ठीक है। और आपको मैं पढ़ाऊंगा उससे ज़्यादा इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि चैप्टर के हिसाब से भी हमारी एनर्जी होती है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।